चलो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद गेट वाला नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अभी ये क्योंकि जो असाइनमेंट है उसमें 4 भेजना है असाइनमेंट, तो एक है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, वो हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, उसको दोबारा एक बार डिस्कस कर लेंगे अभी। और ये स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट में डिस्कस नहीं किया था, ये कर लेते हैं। फिर जो गेट वाला है उसका भी हम डिस्कशन, अगर आज टाइम बचता है तो आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। तो अभी अगले 2-3 क्लास तक यही चल रहा होगा। ठीक है, देखो तो अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखो तुम्हारा काम ये, अभी हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक अप्रोच डिस्कस करेंगे कैसे हो सकता है, कुछ मैं सॉल्व कर भी दूंगा, आप भी पेन पेपर लेके अपना सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो आप बताओ, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं तो आपका काम है, जो 4 असाइनमेंट में भेजे हैं और भी होंगे 1-2 ड्राइव में, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं जो सब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 भेजे हैं उस तरह से। बाकी अगर आप उसको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन आने चाहिए आपको, नहीं आ रहा आप क्लास में डिस्कस करो डाउट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ओके, तो यहां से स्टार्ट कर लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 आइडेंटिकल फेयर डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली। सो 6 आइडेंटिकल डाइस है जिसको आपने थ्रो किया इंडिपेंडेंटली। लेट S डिनोट द नंबर ऑफ डाइस शोइंग इवन नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस, सो देन द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल S। तो S क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ डाइस शोइंग इवन नंबर ऑन देयर अपर फेसेस। तो मुझे बताओ पहले S का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, बाइनोमियल 6,1/2 है ना। S क्या है, नंबर ऑफ डाइस, तो शोइंग इवन नंबर, तो इवन नंबर यहाँ सक्सेस हो गया है ना, तो सक्सेस इज इवन नंबर। तो आपके पास इवन नंबर आने की, एक डाइस पे इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2, 3/6, तो P हो गया। और कितने डाइस हैं, 6 डाइस हैं, तो N की वैल्यू 6 है। ओके, तो आप सिंपली डिसाइड करते हैं कि बाइनोमियल में क्या होता है, नंबर ऑफ सक्सेस is the random variable, a small n is the number of trial which is fixed। तो यहाँ 6 dice are thrown, तो you have 6 trials and even number is a success, so you may get even or odd। तो सक्सेस फेलियर इस तरह से, ठीक है। तो बाकी आ जाएगा, आपको वेरिएंस पूछा है क्या होता है, NPQ, तो इजी है ये तो, है ना। NPQ 6 into 1/2 into 1/2 कितना आ गया, ये 3/2। चलो नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x be a binomial random variable with parameter np। तो बता रखा है x is binomial np where n is a positive integer, मतलब नेचुरल नंबर, एंड p 0 to 1 के बीच है, अल्फा इज प्रोबेबिलिटी x minus np, तो यू नो np is the mean, तो ये x minus mu more than equal to this, then which of the following statement holds true for all n। तो अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो मुझे ये बताओ आप लोग पहले, अल्फा जो है प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। तो इसको देख के आपको कोई इनइक्वालिटी याद आ रही होगी, क्या इनइक्वालिटी है, चेबिशेव। अब ये मोर देन इक्वल टू है, तो यहाँ होता है लेस देन इक्वल टू, क्या लिखूं मैं यहाँ पे, एप्सिलॉन स्क्वायर। तो वेरिएंस आप यहाँ से बता सकते हैं NPQ, तो NP1 माइनस P, एप्सिलॉन आपका जो यहाँ पे √n है, जो एप्सिलॉन मैंने नाम दिया वो √n है, तो स्क्वायर करेंगे तो n हो गया, n हो गया कैंसिल, तो P माइनस P स्क्वायर, यहाँ तक ओके है। अब देखिए जो अल्फा है उसका अपर बाउंड है P माइनस P स्क्वायर, बट आपको यहाँ पूछ रहा है अल्फा का अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों पूछ रहा है आपसे, तो पहले अपर बाउंड डिसाइड कर लेते हैं। तो ये दिया इसीलिए कि आप पहचान सको ये चेबिशेव इनइक्वालिटी है। अब मैं पूछूं आपसे P माइनस P स्क्वायर का अपर बाउंड क्या है, P माइनस P स्क्वायर का अपर बाउंड क्या है, एक फंक्शन पिक कर लीजिए ई का, फिर उसको मैक्सिमम कर लीजिए। यस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल, ये फंक्शन हो गया ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या आप, तो P माइनस P स्क्वायर लाइक अ फंक्शन। सो मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो
फॉर एग्जाम्पल g ऑफ p इज p माइनस पी स्क्वायर, तो g डैश p कितना हो जाएगा 1 माइनस 2p। तो आप क्या करते हैं g डबल डैश p इज माइनस 2, सो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब वट एवर क्रिटिकल पॉइंट यू विल गेट एट दैट क्रिटिकल पॉइंट यू विल हैव लोकल मैक्सिमा ओनली, राइट। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है so means you will have local maxima. How will you get the critical point? So for that you have to put g dash p is equal to 0. So 1 minus 2p is equal to 0 means p is equal to 1 by 2. So the value of p is 1 by 2. ठीक, p की वैल्यू 1 by 2 आ गई। तो जब 1 by 2 रखेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 by 2 minus 1 by 4 कितनी आ गई 3 by 4, 1 by 2 माइनस 1 सॉरी 1 by 2 कितना है बताओ 1 by 2 रखा है ना, अरे भाई 1 by 2 माइनस 1 by 4 1 by 4 ना। सो इसके अपर बाउंड 1 by 4 है, तो ये यही देख के एक्चुअली यही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और ये ऑब्वियस है, लोअर बाउंड इज ऑब्वियस क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो मोर देन इक्वल टू 0 तो होगी। ओके है, चलिए नेक्स्ट x1 x2 xn भी है रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल मतलब IID रैंडम वेरिएबल, हालांकि ये वर्ड बाद में आएगा जब हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे या सैम्पलिंग। तो एक्सपोनेंशियल 1 से है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2n x बार, 2n x बार मतलब है कितना जी 2 समेशन xi। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो ये होता है समेशन xi बाई n, तो n x बार हो जाएगा समेशन xi। तो एक मिनट में थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो ये 2 एक्चुअली आपसे पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 समेशन xi। हाँ कितना आएगा कैसे डिसाइड करोगे, हमने ऐसे थ्योरम्स किए हैं लेकिन आपको देखना पड़ेगा। तो सम ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इज गामा 1 हो गया ना, ये तो सॉरी एक्सपोनेंशियल 1 ही है, तो गामा 1 हो गया, इसमें अल्फा को 1 रख देते हैं तो वो गामा 1 बीटा जो है एक्सपोनेंशियल बीटा हो जाता है, यही ना। जो पीडीएफ में अगर गामा का लेता हूँ 1 अपॉन गामा अल्फा, ये वाला ले लो, बीटा की पावर अल्फा, एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा। इसमें अगर आप अल्फा को 1 रख दो तो ये बन जाती है 1 बाई बीटा ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल यहाँ बीटा भी 1 दे रखा है, तो गामा 1 हो गया। अब गामा 1 का समेशन लोगे तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ एक्स आईज गामा 1 तो हमने अभी थ्योरम्स पढ़े हैं इस तरह के। तो समेशन एक्स आई विल बी गामा n, 1 फर्स्ट पैरामीटर जस्ट ऐड होता है जो नोटेशन हमने फॉलो किया उसमें। तो गामा n, 1 तो गामा n, 1 है। अब ये 2 टाइम समेशन xi है ना, सो 2, अब गामा में 2 टाइम करने पे क्या होता है, तो यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, x की जगह अच्छा समेशन xi को एक रैंडम वेरिएबल मान लीजिए, तो रैंडम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, उसे आ जाए। हाँ वही बोल रहा हूँ कि मैं समेशन xi को नया मान लेता हूँ। ओके तो y मेरा जो है गामा n, 1/2। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं 2y हो जाएगा, ये गामा n/2, 1 सॉरी n/2, 1 या n, 1/2 क्या होगा, तो तुक्का नहीं लगाते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो तो समेशन xi का नाम मैंने y रख दिया और y की वैल्यू गामा n, 1 है। देखो बहुत सारे रिजल्ट मुझे याद नहीं रहते तो मैं क्या करता हूँ डिराइव कर लेता हूँ, बहुत मुश्किल नहीं होगा। देखो तो मैं अगर मेरे पास ये जो 2n x बार है, इसको पहले नाम रखा मैंने 2 टाइम y मेरा समेशन xi है, तो ये है 2 टाइम y। अब इसको मैं मान लो w रख देता हूँ नाम फॉर एग्जांपल, तो मेरा w जो अभी है वो है 2 टाइम y, जहाँ पे y का y समेशन xi इज गामा n, 1। अब मैं w का पीडीएफ जब निकालूंगा तो क्या होगा, fw लेट्स से इन टर्म्स ऑफ w ही बोल देता हूँ, तो ये होगा, आपको पता है ना फॉर्मूला बोला, सो fy ऑफ y and dy by dw,
dy/dw चेक करो फॉर्मूला। यस तो यहाँ से बताओ fy ऑफ y, तो वहां से आगे ये वाला इस तरह से लिख देंगे हम लोग, और dy/dw क्या आएगी 1/2। सो यहाँ 1/2 और y को मुझे w/2 लिखना पड़ेगा, मतलब w y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी w/2, तो ये w/2 हो जाएगी, क्योंकि मुझे w के टर्म में पीडीएफ लिखना है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ हालांकि। तो 2y का तो 1/2, और जहां जहां आपके पास y है उसमें रखो आप w/2। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ चेंज होगी देखो आप, तो मैं पीडीएफ लिख देता हूँ एक्चुअली क्या आएगी। तो इसकी पीडीएफ जो वहां पे आपको x दिख रहा है ना, वहां पर रखो w/2, ठीक। तो इसमें क्या चेंज होगा, कहां पे चेंज होगा, तो न्यू पीडीएफ निकालो यहां से। सो 1/गामा अल्फा की जगह तुम्हारे पास क्या ऑलरेडी n है ना, तो ये तुम पीडीएफ किसका यूज करोगे y का ना, तो अल्फा इज ऑलरेडी n और बीटा तुम्हारा 1 है, एक्सपोनेंशियल 1 है ना, नहीं एक मिनट, अल्फा 1 था हाँ, बीटा ठीक है ऑलरेडी 1 है। तो 1/गामा n हो जाएगा तुम्हारा, चेक कर लो, और फिर आ जाएगा x की पावर, तो x की जगह आप रखोगे w/2 और इसकी पावर आ जाएगी अल्फा -1, सो अल्फा इज व्हाट n-1 एंड इनटू में e की पावर -x/बीटा, तो x है w, मतलब यहाँ पे -w/x से w/2 रखना है, बीटा तो 1 है। क्या बना, किस फॉर्म का बनेगा, अब हाफ टू द पावर n-1 और बाहर में जो हाफ है मल्टीप्लाई हाफ टू द पावर n हो जाएगा, हाँ तो का स्क्वायर 2n बन गया। तो 1/गामा n और 2 की पावर n w की पावर n-1 एंड e की पावर -w/2। अब आप याद करो एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था, है ना, तो यहाँ पे क्या होता था, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यस हाँ यस, सो n को मैं लिख सकता हूँ 2n/2, है ना, n को मैं 2n/2, और यहाँ भी जो है 2 की पावर n, सो गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, सो ठीक है, यहाँ पे वही बात है 2 की पावर 2/2 है ना, इस तरह से हो गया। सो अब आपके पास ये आ गया, और यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं आप 2n/2। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसको chi² के पीडीएफ से कंपेयर कर लीजिए, तो chi² n के पीडीएफ में क्या आता है, यहाँ पे n/2 आता है, यहाँ भी n/2 आता है, तो जहां जहां chi² n के पीडीएफ में जहां जहां n है यहाँ पे 2n आया हुआ है, तो जिन लोगों को डायरेक्टली याद था तो डायरेक्टली आ जाता, तो यहाँ से फाइनली chi² 2n होगा, चेक करो। तो ये जो पीडीएफ अभी निकल के आया है, आप chi² n के पीडीएफ से कंपेयर कीजिए, तो वहां से आपको मिलेगा ये chi² 2n का पीडीएफ है। ओके, डायरेक्टली करते तो क्या होता है, समेशन x आ चुका है गामा n, 1, तो 2 टाइम y का जो डिस्ट्रीब्यूशन आया वो chi² 2n आया एक्चुअली। तो मतलब एक्चुअली चेंज कहाँ हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे चेंज हुआ, ध्यान दो ऐसा हुआ है। सो 2 टाइम y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है गामा n, यहाँ पे 1/2 हुआ है ना, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, बीटा हमारा 2 है, गामा मतलब 2 हो गया, जो मैं नोटेशन लेके चल रहा हूँ उसके हिसाब से, तो बीटा की जगह क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया ना, तो इस तरह से n, 2 हो गया है। जनरल कर सकते हैं हम लोग, ये जो मैंने एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा नोटेशन का ही फर्क पड़ता है, आप ध्यान देना, क्योंकि आप जो बुक फॉलो करो उसमें देखना नोटेशन क्या है, तो चूंकि मैं कई बार अल्फा बीटा इंटरचेंज रहता है, कई बार 1/बीटा और बीटा है, तो मैं जो पीडीएफ लिखा था ये वाला, इस पीडीएफ की जगह मैं गामा अल्फा बीटा यूज कर रहा हूँ नोटेशन, तो उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे देखिए बीटा की जगह 2 आया हुआ है और अल्फा की जगह 2n/2 मतलब n आया हुआ है, तो गामा n, 2 है, जो कि chi² इसका chi² 2n का पीडीएफ है ना, तो मतलब ये chi² 2n/2 है ना, गामा 2n/2, 2, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अच्छा आपको आगे मैं कंक्लूड करता हूँ इस क्वेश्चन को, आप ट्राई करना, तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सॉल्व करके दिखा दूंगा। अभी मैं सीधा कंक्लूड ये करता हूँ कि हम लोग क्या जानते हैं chi² के बारे में, जो हमारा chi² n होता है ना, chi² जो n है वो गामा में क्या होता है, गामा हाफ कॉमा n/2, नहीं आप हमारा नोटेशन के हिसाब से, इस वाले नोटेशन के हिसाब से
इसमें ध्यान दीजिए अल्फा क्या रहता है, बीटा क्या रहता है पीडीएफ में, इस पीडीएफ के हिसाब से। n रहता है वहाँ पे। अरे n नहीं रहता, n/2 रहता है। n/2 रहता है। हाँ, और 2 रहता है। इस पीडीएफ के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं कि अल्फा की जगह n/2 होगा और बीटा की जगह 2 होगा, ये पीडीएफ में बोल रहा हूँ। तो इस नोटेशन के हिसाब से chi² n जो है गामा n/2, 2 होता है। हमारा अभी क्या आंसर आया है, जो आंसर आया है वो आया है गामा n, 2 आया है। ये जो आया है ना हमारा, ये जो पीडीएफ आया है ये था गामा n, 2 आया, तो n इज लाइक 2n/2 एक्चुअली। तो इस लॉजिक से ये chi² n है, तो ये वाला chi² 2n हो जाएगा। तो नहीं रिजल्ट है सब ड्राइव कर सकते हो, बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप करके देखोगे तो है ना। एनीवे आप ट्राई करना, अगर नहीं हो तो अच्छे से लिख के मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हालांकि इस तरह के थ्योरम्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, है ना, इसीलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये हो गया ना, chi² 2n आया। ये वाला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि लेट x बी बाइनोमियल 30, 0.5 देन x मोर देन 15 ये होगा। तो ये कहीं ना कहीं मीडियन से रिलेट कर रहा है एक्चुअली। अब ट्राई करके बताइए क्या होगा। तो x का सपोर्ट क्या है, 0, 1, 2 अप टू मान लो 15, 16, 17 एंड अप टू 30, यही सपोर्ट है ना। एक नहीं एक्चुअली आप ट्राई करके देख लो, आप कर सकते हो सकता है, आप ट्राई करके देखो। देखिए मीन क्या आएगा इसका 15 ना। हाँ ट्राई कर सकते हैं आप चेबीशेव से। हाँ सो लेकिन यहाँ पे मुझे लगा जो पूछना चाह रहा है वो आप अपने तरीके से ट्राई करो पहले, है ना। इसमें मतलब ट्राई करके आओगे तो क्या होता है, असाइनमेंट बहुत पहले भेज जाता है, उससे आपको सीखने को मिलेगा कि आपने क्या अप्रोच लगाया, मैंने क्या अप्रोच लगाया। हो सकता है दो अलग अप्रोच से आंसर सेम आ रहा हो, तो आप नया अप्रोच भी लगा सकते हो। मैं एक अप्रोच से सोच रहा हूँ, आप दूसरे अप्रोच से सोच सकते हो, आंसर में भी सेम आ सकता है। सर उससे कर लेंगे, क्या कहते हैं वो जो प्रॉपर्टी आपने दिखाया था। कौन सा? कि अगर x बाइनोमियल n, p हाँ जो मीडियन होगा वो आइदर np या np का लोअर, लोअर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन जो था। तो मतलब ये लगाया होगा मैंने अपर बॉक्स वाला, मतलब लोअर फंक्शन और क्या आपने लिखा है 15। और इससे क्या आएगा, इससे क्या सीलिंग फंक्शन ना। सीलिंग फंक्शन को ही लोएस्ट, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन। और जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करते हो, 0.5 को तुम 0 लेते हो, और लिस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.5 को तुम 1 लोगे। ये तो वो हमने लिस्ट इंटीजर फंक्शन लिया था यहाँ पे। तो 16 आएगा, np 15 ही आ गया डायरेक्टली, तो ये तो 15 ही आ जाएगा। तो बताइए आप लोग। हाँ तो मीडियन यहाँ 15 हो जाएगा। अच्छा मैं ये पूछना चाहता, टोटल कितने पॉइंट है यहाँ पे, 15, 16 में कुछ भी हो सकता है। तुम सोचो, ये छोड़ो, यहाँ बताओ इसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं, ये काउंट करो कितने हैं, 31। तो मिडिल वाला कौन सा है, आपको पता है ना कि 0 पे मास और 30 पे मास सेम रहेगा क्योंकि हाफ है। 1 पे और 29 पे सेम मास होगा, तो 17 पे और 15 पे सेम मास होगा, हाँ या ना। सही लिख रहा हूं, ये गलत लिख रहा हूं मैं। अरे मिडल कौन सा है यहाँ पे, एक मिनट, मिडल ये नहीं है, 16 नहीं है, 15 वाला होगा ना। हाँ तो 16, 14 पे सेम आएगा, 17 और 13 पे सेम आएगा मास। NCR और NCN-R सेम होता है ना, तो 30C17 और 30C13 इक्वल होगा ना। सो कहने का मतलब ये 15 मिडल है यहाँ पे, इधर 15 पॉइंट है और इधर 15 पॉइंट है, 15 मिडल है। तो 15 के आगे की प्रोबेबिलिटी और 15 के पीछे की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी। 15 जिसके साइड जाएगा उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, सिंपल। मतलब प्रोबेबिलिटी एट दीज पॉइंट्स एंड प्रोबेबिलिटी एट दीज पॉइंट्स आर इक्वल। टोटल सम बता रहा हूं मैं, x लेस देन 15, x मोर देन 15 दोनों इक्वल रहेगा, और 15 जिसके साइड जाएगा वैल्यू हाफ से ज्यादा हो जाएगी उधर, है ना। अच्छा तुम सोचो, टोटल सम 1 होता है ना, तो इस पर्टिकुलर इसका सम कितना आएगा, हाफ से ज्यादा आएगा, हाफ से कम आएगा इसकी वैल्यू। जैसे पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं, देखो
आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑप्शन, x मोर देन 15 बोल रहा हूं मैं, ये x मोर देन 15 है, तो क्या एग्जैक्टली हाफ आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि टोटल 1 है ना। तो मान लो इसकी वैल्यू अगर कुछ आई, लेट्स से k है या k/2, इसकी वैल्यू k/2, और इसकी वैल्यू भी तो कुछ होगी इस पॉइंट पे, है ना। मान लो कुछ भी है, लेट्स से c, तो k/2 प्लस k/2 प्लस c, ये मिला के 1 आएगा। एनीवे तो ये x मोर देन 15 0.5 होगा? नहीं, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा। x मोर देन 15 0.5 ज्यादा होगा? मोर देन 15 बोल रहा है, यहां से यहां तक का सम 0.5 ज्यादा होगा? नहीं, हाफ से कम आएगा। ये इसका सम तुम चेक करो, हाफ से कम मिलेगा। और यहां बोल रहा है x लेस देन 15 0.5 होगा, ये भी गलत कह रहा है। तो x लेस देन 15 जो है ये वैल्यू हाफ से कम होगी? यस। तुम दिमाग लगाओ, टोटल 1 होना है, तो अगर ये 0.4 हुआ, मान लो ये 0.4 हुआ, तो ये 0.2 होगा, कहने का ये मतलब है मेरा। और अगर ये अकेला 0.5 हो गया और ये अकेला 0.5 हो गया, तो 1 तो ये दोनों मिला के दे, इसकी क्या वैल्यू है फिर? क्या इस पे मास 0 होगा? नहीं, तो इसका मतलब इस पे कुछ तो मास है। तो इधर इसके राइट में जितने पॉइंट्स है टोटल मिला के हाफ से कम होगा, इसके लेफ्ट में जितने पॉइंट है उसकी वैल्यू हाफ से कम होगी, क्योंकि इस पे भी कुछ मास है। इवन 0.01 भी है तब भी। अच्छा, जो मीडियन का कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, तुम मीडियन में क्या देखते हो? एक्चुअली मीडियन में तुम इक्वलिटी के साथ देखते हो, यहाँ इक्वलिटी हटा रखा है इन्होंने। तुम जो मीडियन में देखते हो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 15, तो यस ये मोर देन इक्वल टू हाफ है। प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 15, यस प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू हाफ है। तो मीडियन के डेफिनेशन में ये है, तो 15 इज मीडियन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रखा है इसने? इक्वलिटी हटा रखे हैं। यहाँ से ही क्लियर हुआ कि 15 इज द मीडियन। सर स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही या किसी को नहीं दिख रही? तुम्हें नहीं दिख रही? 2 डिवाइस है, दूसरा डिवाइस सेलेक्ट करो। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये लॉजिक समझ आया क्या किया मैंने? एक्चुअली बाइनोमियल 30 हाफ था ना, तो मेरे पास जो सपोर्ट है उस पर मैंने देख लिया डायरेक्टली, और 15 मिडिल वैल्यू है यहाँ पे। तो 0 पे जो मास होगा वही 30 पे होगा ना। कितना होगा? 1/2 की पावर 30, इस तरह से। ये क्लियर है कि नहीं? यस So let xy be IID binomial random variable with parameter n and half, z be another binomial distribution with parameter 2n and half. तो then probability x बराबर y होने की क्या probability है? So मतलब x जो है बाइनोमियल n, 1/2 है, और y जो है बाइनोमियल 2n, 1/2 है, ठीक है। सो बाइनोमियल n, 1/2, बाइनोमियल 2n, 1/2। तो इस मतलब x और y नहीं है, अच्छा x y दोनों यही है, सॉरी x और y तो दोनों यही है, IID है, दोनों इंडिपेंडेंट है, और x y तो यही है, नया है z, और z नया है। तो z जो है वो है बाइनोमियल 2n, हाफ। ओके, तो पुनः प्रोबेबिलिटी x बराबर हाफ किसके इक्वल होगा? तुम बताओ भाई तुम लोग। सो व्हाट इज मिनिमम ऑफ x इज इक्वल टू y? समेशन प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r इनटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू r, एंड r फ्रॉम 0 टू कहां तक? n तक। भाई तुम लोग एक्टिव रहो, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं क्लास यहीं स्टॉप कर दूंगा फिर। अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, है ना। लाइव क्लास में लाइव की तरह एक्टिव रहो। सो ठीक है, तुम्हारे पास क्या है कि x की वैल्यू बाइनोमियल n, हाफ है, और y की वैल्यू बाइनोमियल n, हाफ है। सो हमें दे रखा है इन्होंने, है ना। अब z हमारे पास क्या है? बाइनोमियल 2n, हाफ है, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है? मुझे पूछा x इज इक्वल टू y है, तो x y का मतलब क्या है कि दोनों सेम वैल्यू अटेन कर रही है ना। x की वैल्यू 0 to n हो सकती है, y की वैल्यू भी 0 to n हो सकती है। तो आइदर बोथ कैन टेक वैल्यू 0, बोथ कैन टेक वैल्यू 1। मैं अलग अलग इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि इंडिपेंडेंट भी IID है ना,
तो इंडिपेंडेंट इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया, मैंने कॉमा लगा के लिखता है x बराबर r कॉमा y बराबर r, इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर दिया मैंने। और हालांकि दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं स्क्वायर भी कर सकता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r, हालांकि ये होल स्क्वायर भी कर सकते हो तुम, r 0 to n। सर वो z x और y का फंक्शन है क्या? नहीं z फ्री है x y से, z कोई तीसरा रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 2n, हाफ, ठीक। अच्छा x इक्वल टू r की प्रोबेबिलिटी कितनी है? NCR p raised to r ठीक है ना, p रेज़ टू r और q रेज़ टू पावर n माइनस r, p q दोनों हाफ है, तो एट द एंड हाफ की पावर n हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दो इसको, ध्यान से देखो इसको। सो इसको तुम अगर ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, ये समेशन r फ्रॉम 0 to n NCR का स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, और 1/2 की पावर 2n हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। तो ये होता क्या है, आपसे बाइनोमियल थ्योरम में अगर तुम ये देखोगे, अरे यार अगर तुम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला देखोगे, NC1 प्लस NC2 NC0 अप टू NCN क्या होता है जी? अब यहाँ पे है, ये है 2 raised to power n, NC0 स्क्वायर NC1 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर, ये क्या होता है? इस क्वेश्चन में यही वो तुम्हें चेक करना चाह रहा है कि तुम्हें ये पता है कि नहीं पता है। जिसको ये पता है वही वो क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। कैलकुलेटर में बताओ क्या आएगा? ये जो NC0 है सर, पहले इसको सिंप्लीफाई करके स्क्वायर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है? नहीं NC0 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर एक्चुअली। अच्छा, मतलब ये वही बात है, NC0 का स्क्वायर NC1 का स्क्वायर, ये वही बात है, NCN का स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है। कैसे भी लिखो आप बताइए। किसी को नहीं पता, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 2NCN है। हाँ, इसका आंसर होगा 2NCN, ठीक है। सो दिस इज, ये आएगा 2n चूज n, 2NCN। इसका प्रूफ देखना हो तो क्लास 12th में है, हालांकि JEE में है ये। तो इसका प्रूफ का कहने का लॉजिक ये है कि तुम 1 प्लस x के पावर 2n को खोलोगे एक बार, और फिर 1 प्लस एक्स की पावर n का स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्टली बाइनोमियल से ओपन करो, अगर इसका प्रूफ देखना हो तो बता रहा हूँ। तो यहाँ से तुम ओपन करोगे, तुम्हें दिखेगा समेशन 2NCR, है ना, उस तरह से x की पावर r फ्रॉम 0 to 2n। और यहाँ क्या करो, पहले 1 प्लस एक्स की पावर n को खोल लो, NCR और x की पावर r फ्रॉम 0 to n, बस पूरे का स्क्वायर है। और ये दोनों है तो सेम ही चीज़ है ना, ये और ये सेम ही चीज है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ से प्रूफ आ जाएगा। सो तुम उन दोनों को अब कंपेयर कर लो, इसका a प्लस बी प्लस, यहाँ बहुत सारे टर्म का सम है, तो खोलो फिर उसको कंपेयर करो उसके साथ, तो प्रूफ आ जाएगा। इसका प्रूफ वहाँ से आता है। चलो सो इसका जो आंसर है, तो एक्चुअली यहाँ पे सिंपल था, एक्स वाई इक्वल है, तो x0 y0 x1 y1 सारे इक्वल रहेंगे। तो ये और दोनों इक्वल ही है क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैल्यू सेम ही है, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर किया तो क्या किया मैंने, फिर इसकी फॉर्मूला मुझे पता है, बाइनोमियल है तो ये रख दिया, तो ये बन गया। अब ये जो होगा तो ये हो गया समेशन
2NCR 1/2 की पावर 2n r फ्रॉम 0 टू, अच्छा सॉरी, ये समेसन निकाल ही दिया हमने क्योंकि समेसन तो r पे था, ये हट गया। समेसन लगने के बाद है ना, ये मिल के ये बना है 2NCR। ये तो यहाँ r है ही नहीं, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बाहर है। तो अब ये बचा 2NCR हाफ की पावर 2n, और ये किसकी वैल्यू है, z में। z था तुम्हारा ये वाला, दिस इज इक्वल टू व्हाट, z इज इक्वल टू व्हाट, अरे सॉरी 2NCN है ना, यहाँ पर 2NCN है, हाँ। z इज इक्वल टू व्हाट, तो z इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये आप आंसर बी सही हो गया। ठीक है, तो 2NCN हाफ की पावर 2n, तो ये बाइनोमियल 2n हाफ में आपके पास ये आ गया। देखिए यहाँ पे x है बाइनोमियल 2,1/2, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2/1 + x, ये डेफिनेशन से कर दो, इजी है। यू जस्ट अप्लाई डेफिनेशन 2/1 + x, प्रोबेबिलिटी एट x, है ना, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके कहाँ तक, 0, 1, 2 तक। तो इजी है, हालांकि बहुत इजी है ये। इसको ओपन कर लो सीधा सीधा, है ना। ये 0, 1, 2 x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0, 1, 2 तीन ही वैल्यू है ना, तो 0 पे मतलब समेशन xi pi लगा लो तो आ जाएगा। x be a continuous random variable with PDF this, so जी सर वो प्रीवियस वन बताइए। हाँ ये बायोमेट्रिक जो प्रोबेबिलिटी से वो दी रहती है क्या पेपर में, ये निकालनी पड़ती है? वो याद रखनी पड़ेगी, निकालनी आपको। जो भी स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है सिलेबस में, उसका PMF PDF याद होना चाहिए आपको। नहीं सर, जो प्रोबेबिलिटीज टेबल में होती है वैसे बायोमेट्रिक की भी रहती है क्या? नहीं, तो हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अरे कितना इजी सा है, देखो ना। तुम लोग ट्राई नहीं करते हो, ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा। बिना ट्राई किए तुम ट्राई करके देखो क्या है यहाँ पे। मुझे ये बताओ, बाइनोमियल में x px, यहाँ है बाइनोमियल 2,1/2। बाइनोमियल का सपोर्ट क्या होता है 2,1/2 में, 0, 1, 2। क्या निकाल सकते हो, 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसमें, टू C0 हाफ का स्क्वायर 1/4 आएगा। 1 पे, अरे इसका PMF क्या होगा भाई, इसका PMF है प्रोबेबिलिटी x = x 2cx 1/2 की पावर 2। अब इसको लगाओ ना, 2cx 1/2 की पावर 2 आएगी। NCR p की पावर q की पावर माइनस p, यहाँ दोनों हाफ ही है। सो 2cx दिस, तो 2c0 1 हो गया 1/4। नेक्स्ट क्या आएगा, अरे 1/2 होगा 1/4 होगा। देखो लोग ऐसे आसान से क्वेश्चन नहीं बताना चाहते, उसमें क्या है, मतलब सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हो ना, इसमें क्या है बाइनोमियल में। क्लास 12th में भी था ये बाइनोमियल, इस तरह क्वेश्चन क्लास 12th में भी है मीन निकालने वाला। तुम चेक करो क्लास के 12th का NCERT, वहाँ भी है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। करना क्या है यहाँ पे, समेशन x, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ gx। बताओ ये डिस्क्रीट में इसका क्या फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ gx का डिस्क्रीट के केस में, समेशन ऑफ x ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे PDF आ जाएगा। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, देखिए ये था 2/1 + x, तो यहाँ पे ओपन करो समेशन 2/1 + x प्रोबेबिलिटी एट x, और ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 2,1/2। तो बाइनोमियल 2 का सपोर्ट होता है 0, 1, 2। बाइनोमियल NP में सपोर्ट होता है 0, 1, 2, 3 अप टू n। तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 0 से लेके 2 तक पुट कर लो आप।
सो 2/1 + 0 probability at 0, 2/1 + 1 probability at 1, 2/1 + 2 probability at 2। क्या ये probability पता है हमें, है ना? 2/, ये 1/4 आया था, 1/2 आया था, 2/3 1/4 आया था। ये उधर जो लिखा था मैंने बाइनोमियल का पीएमएफ, कैलकुलेट कर लो इसको अब। यस सर। एक्चुअली मुझे क्या लगा सर, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 + x जो है ना वो आईआईटी है, तो मतलब डायरेक्टली लॉजिक लगा ठीक है। सो ये फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, तो मीन निकालने के लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा तब निकालेंगे। ये तो एक्चुअली सिंपल एक फंक्शन है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल इनटू देयर एक्स का पीएमएफ या पीडीएफ, तो उससे आ जाएगा। ठीक है। 7th, एक्स भी एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दिस। तो ये हमने कुछ दिन पहले भी सॉल्व किया था, जब उस बैच में सॉल्व किया था। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 से 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या कर लोगे आप लोग, क्या करोगे आप आगे? इंटीग्रेट कर देंगे पीडीएफ पे। हाँ, इसको इंटीग्रेट कर दो इस इंटरवल पे, उसको इंटीग्रेट कर दो इस इंटरवल पे, हो गया। So let x1 x2 x100 be uniform -½ ½ ठीक है। सो ये यूनिफॉर्म है -½ ½ बी ए रैंडम वेरिएबल t है समेशन xi, अच्छा ये IID है। तो ठीक है, तो यहां से मुझे क्या ही जरूरत पड़ेगी, हो जाएगा जी। टेकिंग रूट बोथ साइड करो, क्या आएगा, mod t greater than equal to 5। ठीक। अब यहां से देखो ईच xi का मीन कितना है, ईच xi का यूनिफॉर्म -½ में ईच xi का मीन कितना होगा, अरे 0, a + b/2, यूनिफॉर्म a, b है तो मीन होता है a + b/2, तो 0। तो ये t का मीन क्या आएगा यहाँ से, 0। तो देखो ठीक से इसको, अब mod of t - 0 more than equal to 5, ये हो गया x - μ more than equal to एप्सिलॉन। क्या लिखते हो इसको तुम लोग, ठीक है। तो ये प्रूव दैट था यूजिंग, है ना। लेकिन अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, तो ऑप्शंस में 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा इस तरह से। तो बस वेरिएंस ऑफ टी निकाल लो यहाँ से। सो ईच xi का वेरिएंस कितना है, ईच xi का वेरिएंस कितना है, 1/12, यस। सो 1/12 है, तो 1/12 और यहाँ पे 5 स्क्वायर 25 भी है, तो 1/12 इंटू 25 कितना हो गया, ओह सॉरी, हाँ वो ईच xi का वेरिएंस है 1/12, तो t का वेरिएंस मुझे चाहिए ना। हाँ, तो वेरिएंस ऑफ t 100/12 है ना। ओके, ईच xi हैज वेरिएंस 1/12, तो t x1 से x100 है, तो उसका वेरिएंस हो गया 100/12, यस। सो मुझे t का वेरिएंस चाहिए यहाँ पे, तो 100/12 इंटू, तो 100/12 इंटू 25, ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये हो गया। तो सिंपल यहाँ चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाने थे, लेकिन ये फॉर्म आपको लगेगा ये कैसा दे रखा है। तो सबसे पहले आप चेबीशेव फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए जो होता है। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया हमने, इनसाइड ब्रैकेट ही, फिर रूट अंडर टी स्क्वायर मॉड टी होता है, टी नहीं होता है, ठीक है ना, मॉड टी होगा। तो मॉड टी हुआ, मीन 0 था, तो मॉड टी -0 किया हमने। ये कह रहा है कि x बाइनोमियल 5, p है, प्रोबेबिलिटी x = 2। ये इक्वेशन क्यों दिया है मुझे कोई बताओ, इसका क्या लॉजिक है, क्यों दिया इसने ऐसा इक्वेशन, क्यों दी गई है? सर इंडिपेंडेंट
नहीं, पी निकल जाएगा। P निकालने के लिए, यहाँ P अननोन है ना, तो ये P निकालने के लिए दिया है कि इसका पुट करो तुम 5C2 P की पावर 2 1 माइनस P की पावर 3, ये क्या है 2 टाइम 5C3 P की पावर 3 1 माइनस P की पावर 2, और ये दोनों इक्वल है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये P जो तुम्हारा यहाँ अननोन दिख रहा है उस P की वैल्यू आ जाएगी। अब P निकल आई तो वेरिएंस निकाल लोगे, NPQ हो जाएगा। Yes. देखो, let n be a random variable representing number of fair dice thrown with PMF। तो आपको ये PMF दे रखा है, n क्या है, नंबर ऑफ फेयर डाई थ्रोन, n खुद एक रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ फेयर डाई थ्रोन। तो अगर 0 फेयर डाई थ्रो नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक फेयर डाई थ्रो हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 फेयर डाइस थ्रो हुए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 स्क्वायर, 3 फेयर डाइस थ्रो हुए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड सो ऑन। Let S be the sum of the numbers appearing on the faces of the dice। अब S एक नया रैंडम वेरिएबल है जो क्या नोट कर रहा है कि आपने 1 या 2 या 3 जितने भी डाइस थ्रो किए उसके जो अपर फेस पे जो भी आउटकम्स आए उसका सम है S। आपको गिवन है S बराबर 3, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डाइस वर थ्रोन, इसका मतलब पूछ रहा है n बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, मैं ओपनली बता दिया। तो n बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है गिवन S बराबर 3। तो आप क्वेश्चन पढ़ लो, मुझे बताओ कौन से मेथड से सॉल्व होगा ये। यस है ना, बेस थ्योरम लगाइए, यहाँ पे बेस थ्योरम लगा लेंगे, ट्राई करना। अब n बराबर 1 पहला इवेंट E1, n बराबर 2 E2, n इज इक्वल टू 3 E3, ऐसे ही सो ऑन। अब n इज इक्वल टू 2 गिवन S3, तो यूज बेस थ्योरम, ट्राई कर लोगे, करके आना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछना दोबारा, ना हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना, शर्माना नहीं है। जो भी डाउट्स हो, 6 डेज क्लास होती है 2 आवर्स, संडे क्लास होती है 3 आवर्स, कभी भी डाउट पूछो, और तुम्हारी वजह से औरों का भी फायदा हो जाएगा ये। क्योंकि दुनिया में ना मेहनती लोग बहुत कम है ना, दिखाने वाले ज्यादा है, होते कम है एक्चुअल में जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग या वो लोग है वो बहुत कम है, रेयरली है ना, ऐसे कहना या शो ऑफ अलग चीज है। सो अगर तुम हो तो तुम ना, तुम्हारे से बहुत कम लोग हैं ना। इसमें एक कोट मैं सुन रहा था शिव खेरा का, कि उसमें ये कह रहे थे क्या होता है ना कि दुनिया में क्या है कि ऐसे 40-50% वो लोग हैं ना जिनको जितना मिलता है उससे कम ही रिटर्न करना चाहते हैं वो। मतलब मान लो तुम अगर 10,000 का जॉब कर रहे हो तो तुम कोशिश करते हो जो 10,000 के लेवल का जो काम एक्सपेक्ट किया जाता है उससे कम ही करते हो। कुछ लोग हैं 20-30% लोग हैं जो जितना मिलता है उतना रिटर्न करना चाहते हैं, और सिर्फ 1 से 2% ऐसे लोग हैं ना दुनिया में जितना मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न करना चाहते हैं। और अगर तुम उस कैटेगरी में हो जितना तुमसे एक्सपेक्ट किया जाता है तुम उससे ज्यादा कर रहे हो, तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है। ये सिंपल सा एक फैक्ट है लाइफ का ना, तुम खुद को देख सकते हो तुम किस कैटेगरी में हो, वो देख के तुम्हारी लाइफ या पीछे की लाइफ या अभी की लाइफ देख के समझ आ जाएगी कि जो तुम कर रहे हो और उसमें जो एक्सपेक्टेड है, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल तुम तैयारी कर रहे हो जैम का या गेट का या एमएससी कर रहे हो, तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है क्या उतना तुम कर रहे हो? लगता होगा कर रहे हो लेकिन नहीं कर रहे होते हो, ऐसा होता है ना। लगना अलग है, होना अलग है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। तो आउटपुट भी उसके हिसाब से ही मिलता है। तुम दो साल पहले तुम क्या कर रहे थे उसकी वजह से अभी तक हो, उसके बाद अभी क्या कर रहे हो उसकी वजह से आगे जाओगे। तो वो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अगर तुम सच में हार्ड वर्किंग में मेहनत कर रहे हो तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है, तुम जिस भी फील्ड में रहोगे सबसे आगे रहोगे, ये चीज है। सो क्या हमारे पास है कि x जो है नॉर्मल 0 1 है, ठीक है ना, और y बराबर x प्लस मॉड x है। तो पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्यूब बताओ, है ना। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्यूब क्या होगा, तो हो जाएगा ना a प्लस बी का होल क्यूब लगा लो। हालांकि फॉर्मूला होता है ना e ऑफ x, तो यहां से मुझे पता है कि 0 होता है, राइट। और e ऑफ मॉड x का भी हालांकि फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, पढ़ा तुम लोगों ने, मीन डेविएशन अबाउट मीन इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल। सिग्मा भी होता है तो साथ। हाँ सिग्मा यहाँ 1 है इसलिए मैं लिखा नहीं, हाँ यस सर। है ना, यहाँ पे सिग्मा 1 है। तो मैं बता देता हूँ, ये एक रिजल्ट है जो शायद मैंने क्लास में नहीं लिखाए हैं। तो होता क्या है, इफ x is a normal mu sigma square then mean deviation
अबाउट मीन, है ना। प्रूफ भी बहुत इजी है इसका, अगर तुम प्रूफ करना चाहो तो ये आई थिंक आता है √2/π इंटू सिग्मा, ठीक है। ये थ्योरम है, मतलब एक स्टेटमेंट है। सो ये यहाँ पे यूज कर लो, म्यू 0 है आपका, तो ई ऑफ मॉड एक्स जो आएगा √2π, वेरीफाई कर लेना एक बार, ठीक है ना। हालांकि प्रूफ बहुत इजी है, मैं अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल अगर मैं कर दूं, x अगर नॉर्मल 0 1 है मान लो, तो अगर मैं ई ऑफ मॉड एक्स निकाल के प्रूफ कर दूं मान लो इसको, सो सिंपल इसका डेफिनेशन क्या होगा, x टाइम मॉड एक्स टाइम e की पावर -12 x² dx 1/√2π, माइनस से प्लस इंफिनिटी। लेकिन चूंकि ये इवन फंक्शन हो गया तो मैं इसको 0 से इंफिनिटी करके 2 टाइम कर सकता हूँ, और अब ये मॉड एक्स x हो जाएगा, इसको मैं t ले लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव x है, तो e की पावर -t dt हो गया एक्चुअली, तो e की पावर -t dt हो गया, और हो जाएगा इंटीग्रेशन, e की पावर -t का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 से इंफिनिटी में, गामा 1 हो गया। तो ये फाइनली कुछ ऐसा आ गया, x² = t रखेंगे तो हाँ आ जाएगा ना, उससे हो जाएगा। देखो तो लिमिट क्या हो जाएगी, x² 0 से इंफिनिटी रहेगी, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, चेक कर लो, सिंपल इंटीग्रेशन है। x²/2 को t रख लो तो फिर गामा 1 बन जाएगा, गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये आ जाएगा 2/√2π आएगा, तो 2/√2π इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एनीवे ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब यही था, तो यहाँ से आ जाएगा। अब तुम देख लो एक बार क्या कुछ हेल्प करेगा, ना तो सिंपली निकाल भी सकते हो तुम, अगर नहीं भी याद है तो प्रूफ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, प्रूफ इसका बहुत इजी है, मतलब सिंपल डेफिनेशन यूज कर लो ई ऑफ मॉड एक्स का। सो वाई इसमें केसेस नहीं बना सकते, y 0 होगा जब x < 0, ओके और 2x होगा जब x < 0, कर सकते हो, हाँ ये भी कर सकते हो, देख लो उससे भी कर सकते हो। फिर तुम्हें यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी उस टाइप से कुछ, टोटल प्रोबेबिलिटी केसेस बन गया ना, तो प्रोबेबिलिटी x < 0 देन दिस, और प्रोबेबिलिटी x more than 0 देन दिस, तो e1 into a given e1 plus e2 into a given e2 स्लैश करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इजी है, y की जगह पुट करो a plus b का होल क्यूब लगाओ, ठीक है ना, y की जगह सेम रखो, a plus b का होल क्यूब लगाओ, ओपन कर दो पूरा, जो भी टर्म की रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा ना। तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछो अगर नहीं हो रहा है तो। सो bulbs produced by a factory Fi have a lifetime distribution as exponential 3 की पावर i, मतलब Fi जो है exponential 1/3 की पावर i है। A firm randomly produce 40% of its required bulb from F1, 30% from F2 and 30% from F3। अच्छा, तो मतलब जो टोटल प्रोडक्शन है 40% F1 प्रोड्यूस करती है, 30% F2 और 30% F3, और रैंडमली सिलेक्टेड बल्ब फ्रॉम द फर्म इज फाउंड टू बी वर्किंग आफ्टर 27 मंथ। एक क्वेश्चन कल भी आया था लास्ट क्लास में, है ना, लाइफ इज लेस देन 12 मंथ, सॉरी लास्ट लाइफ इज लेस देन क्या था वहाँ पे 1 मंथ, दूसरा क्वेश्चन था ना कि, तो उस वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी है। हाँ, तो 27 मंथ, और ये क्या ईयर में था क्या, ये भी मंथ में ही है, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना। देखो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का वो मंथ में ही है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। वहाँ क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ईयर में था और लाइफ टाइम मंथ में पूछ रहा था, तो फिर हमने ईयर में कन्वर्ट किए थे लास्ट क्लास में। तो बोल रहा है कि सेलेक्टेड बल्ब फाउंड टू बी वर्किंग आफ्टर 27 मंथ, मतलब उस जो प्रोडक्ट आपने लिया है, बल्ब लिया है, उसका लाइफ टाइम 27 मंथ से ज्यादा है, इसका ये मतलब है। मतलब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो लाइफ टाइम है वो 27 मंथ से ज्यादा है, ये आपका P बनेगा अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री F3, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, कौन से मेथड से होगा, बेस थ्योरम है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ
F3 गिवन द लाइफ टाइम इज, मान लो लाइफ टाइम t है, तो लाइफ टाइम इज मोर देन 27, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ये ए ले लो, F3 गिवन a, इवेंट a होगा कि लाइफ टाइम इज मोर देन 27 मंथ, तो हो जाएगा। बेस थ्योरम लगाने हैं, ट्राई करो। अब ये सब एक्चुअली क्लास 12th में बेस थ्योरम थे, लेकिन इस तरह क्वेश्चन क्लास 12th में नहीं मिले, यहाँ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व कर दिया, तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा लेवल अप हो गया उससे। कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व हो गया। तो आप ट्राई करोगे, कर लोगे, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट क्लास में फिर पूछो आप। 2 कार्स A एंड B, ये सब वो क्वेश्चन है जो इमेज में है, इसलिए वो ट्रेस नहीं हुआ। जब हम सर्च करते हैं ना उस समय ट्रेस नहीं हुआ होगा, क्योंकि कुछ पेपर्स इमेजेस में है, मतलब वो इमेज का स्क्रीनशॉट लेके वो भी पहले एग्जाम कराते थे, तो उस पे क्या है, ट्रेस नहीं हो पाता। तो 2 cars A and B are traveling independently in the same direction. The speed of car A is normally distributed with mean 100 and standard deviation √5, मतलब वेरिएंस 5 है। तो जो कार A की स्पीड है, स्पीड ऑफ कार A, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 100,5। स्पीड ऑफ कार B इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 100 किलोमीटर्स। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम थ्योरी कितना भी जानते हो, चाहे तुम 50 बुक पढ़ लिए, अगर क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है ना। तुम कितना जानते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये डिसाइड करेगा तुम्हारा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो ज्ञान से एग्जाम नहीं निकलेगा, एग्जाम निकलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो डिसाइड करेगा आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये चीज़ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, देख के शुरू में डर लगेगा, लेकिन तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन। इसलिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एंट्रेंस स्पेशली निकालने के लिए। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, मतलब चलो एग्जाम में 50% तो करोगे ना, ये कहने का मतलब है ये कि सारे छोड़ थोड़ी दोगे। मान लो तुम कहोगे इस तरह क्वेश्चन छोड़ देंगे, सो ओके, कुछ क्वेश्चन छोड़ना ही होता है एग्जाम में, 100% नहीं करना हमें, लेकिन एटलीस्ट 50-60% तो करोगे ना। अगर 50 मार्क्स से फर्स्ट रैंक आते हैं, चाहे गेट हो चाहे जैम हो, 50-60 में फर्स्ट रैंक आ जाता है, लेकिन 50-60 तो लाओगे तो उसके लिए 70-80 नंबर का तो ट्राई करके आना पड़ेगा ना एग्जाम में, 20-30 का छोड़ के आओगे। लेकिन सारे छोड़ के ही जब आ जाओगे तो आएगा मार्क्स क्या, है ना। तो कहने मतलब आपको घर पे 100% प्रिपरेशन करनी है, चाहे सिलेबस हो चाहे PYQ हो। एग्जाम में 60-70-80 मार्क्स से करके आओ, इट्स फाइन, बट घर पे सारे करने। इस तरह क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे हो जाएगा। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, देखो। सो कह रहा है कि जो स्पीड कार B की है वो है नॉर्मल विथ मीन 100, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, मतलब 100,4 हो गया। अब क्या बोल रहा है आपसे, इनिशियली है ना, क्लास 9-10 में इस तरह क्वेश्चन थे, वहां पे स्पीड आता था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन घुसा दिया उसमें। सो कार A, इनिशियली द कार A is 3 किलोमीटर अहेड ऑफ कार B, ओके। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर 3 hours these 2 cars will be within a distance of 3 किलोमीटर। एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन है? मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही लगाना है यहाँ पे, हालांकि क्योंकि आपको क्या क्या दे रखा है इन्होंने। सो देखो ये स्पीड है, चलिए ना, ये स्पीड है आपका, और लास्ट में वो टाइम की बात, डिस्टेंस पे आ गया ना। तो क्या बोल रहा है कि इनिशियली द कार A is 3 किलोमीटर अहेड ऑफ कार B, मतलब जहां स्टार्ट हुआ था जब, तो कार A 3 किलोमीटर आगे था कार B से, है ना। तो मान लो इनिशियली कार A यहाँ था और कार B यहाँ था, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो टाइम बराबर 0 है, तो यहाँ पे टाइम 0 है, जब टाइम 0 था तो यहाँ पे था वो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 hours आफ्टर 3 hours, तो टाइम दे दिया तुम्हें, टाइम जो है T वो 3 hours है। These 2 cars will be within a distance of 3 किलोमीटर। पहले तुम ये देख लो कि पोजीशन क्या है उसकी। तो मुझे ये बताओ, स्पीड SA है और टाइम 3 घंटे में कार A कितना डिस्टेंस कवर करेगी? SA into 3। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A इन 3 hour, DA मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A इन 3 hour। तो आपको पता है डिस्टेंस, हमें बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड, है ना। सो 3 hour में 3 टाइम SA डिस्टेंस कवर करेगी।
और है ना, ऐसे में देखो एक्स ले लो चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स ए ले सकते हो, तो एक्स ए हो जाएगी एंड x1 x2 ले सकते हो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार बी इन 3 आवर, तो सिमिलर वे में 3 टाइम एक्स बी, ठीक। तो कार ए ने जब से स्टार्ट हुई तब से 3 घंटे में 3 टाइम एक्स ए डिस्टेंस कवर किया। कार बी ने 3 आवर्स में जब से स्टार्ट हुई 3 बी डिस्टेंस कवर, 3 एक्स बी डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये है। तो ये पहुंच गया होगा, इसके बाद 3 बी 3 एक्स बी डिस्टेंस कवर किया होगा और 3 टाइम एक्स ए डिस्टेंस इसने कवर किया होगा। तो जो भी पोजीशन इसकी है, मान लो ये कहीं पे है, लेट से थोड़ा आगे या पीछे मान लो यहाँ पे है, सो ये अभी पोजीशन है बी कार की, अभी पोजीशन है ए कार की। अब आपसे पूछ रहा है ये कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आफ्टर 3 आवर्स दीज 2 कार्स विल बी विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो इन दोनों पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या लिखते हो आप लोग, क्या होता है? हाँ, मोड में लिखेंगे, मोड में लिखे ना। तो जैसे मैं बता देता हूँ, देख लो ध्यान से। तो मैं डिस्टेंस क्योंकि कवर, मैं इसके बीच का गैप लेना है, एक नंबर लाइन है, तो मुझे उसके बीच का डिफरेंस देखना है। तो तुम किसी रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करोगे ना, तो मैं अगर बोलूं कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, मैं उधर लिख के बताता हूँ, इधर लिख के बताता हूँ, आसान रहेगा। देखो मतलब मैं ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूँ, तुम्हें शुरू में मुश्किल लग रहा होगा, मैं बता देता हूँ मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस लॉजिकली आगे बढ़ना है। सो मतलब कार बी टाइम बराबर 0 पे यहाँ पे है और कार ए टाइम 0 पे यहाँ पे था, ठीक है ना। सो जो स्पीड मैंने ले रखा है, स्पीड ऑफ ए उसका नाम मैंने एक्स ए रखा है और स्पीड ऑफ बी मैंने एक्स बी रखा है। टाइम दोनों ले लिया 3 आवर्स। अब पूछ रहा है 3 घंटे बाद जहां भी है उस पोजीशन के बीच 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है या उससे कम है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इन 3 आवर, तो टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी इन 3 आवर, टाइम इनटू स्पीड, तो ये कवर किया होगा 3xa डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस 3xa है, और इसने कवर किया होगा टोटल 3 टाइम xb, मान लो यहाँ तक, चलो यहाँ पे मान लिया, अभी b की पोजीशन ये है, तो b यहाँ तक पहुंच गया। अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच का जो गैप है वो 3 से कम है। तो मान लो अभी के एग्जांपल के लिए मैं मान लो अगर ये ओरिजिन है, सपोज ये ओरिजिन है 0 0 ना, नंबर लाइन है, तो ये ओरिजिन है। तो चूंकि बी ओरिजिन से स्टार्ट किया था और इनिशियली ए 3 किलोमीटर आगे था, तो ये 3 किलोमीटर आगे था, इनिशियली क्वेश्चन बोला था। तो बताओ मैं नंबर लाइन लिख रहा हूं, ठीक है, नंबर लाइन है, तो ये ओरिजिन है 0 है, तो ये कौन सा नंबर होगा? 3xa + 3। यस, 3xa + 3। ये डिस्टेंस इतना कवर किया 3 घंटे में ए ने, और 3 किलोमीटर आगे वो स्टार्ट ही किया था। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब कौन सा नंबर है, ये नंबर लाइन है, ये कौन सा नंबर है? वो तो 3xb है, xb है क्योंकि वो स्टार्ट यहीं से किया था ना, हाँ 3xb, क्योंकि वो तो 0 से वहां ओरिजिन से स्टार्ट ही किया था, ए ने 3 किलोमीटर बाद से स्टार्ट किया था। मैं कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेट इन द सेंस जैसे 0 है तो ये 3 होगा, ये 5 होगा, ऐसे बोल रहा हूँ, ये कौन सा नंबर है। तो ये नंबर 3xa + 3 और ये 3xb + 3, और हमसे पूछा है ये दोनों जो पॉइंट है, ये जो नंबर है वहां पे जहां भी पोजीशन है उसके बीच का गैप 3 किलोमीटर से कम होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मुझे क्या निकालना है, आप बताओ तुम खुद ही। 3xa + 3 - 3xb > हाँ, 3xa + 3 माइनस में xb, मॉड ले लो, कोई भी पहले कोई बाद में चलेगा, कोई भी पहले कोई बाद में। तो ये पोजीशन है ना, जैसे इसके बीच का गैप 2 का है, तो ये बोल रहा हूँ 5 - 3 है, 2 हो गया, सो दिस इज लेस देन 3, ये निकालने हैं। अब तुम ट्राई कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा कन्वर्ट कर दिया इसको मैथमेटिकली, लैंग्वेज को। सो यही पूछ रहा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर 3 आवर्स द 2 कार्स विल बी विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो जो भी पोजीशन है उसके बीच का 3 घंटे बाद उसका आपको डिफरेंस लेना है मॉड में, एंड देन लेस देन 3 करने हैं, तो उससे हो जाएगा। ट्राई करो। लेस देन 3 करेंगे या इक्वल्स टू करेंगे? कॉन्टिन्यूअस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी ले लो। तो ट्राई करके देखना, मैं हिंट दे दिया काफी, अब ट्राई करना, हो जाएगा। हालांकि ज्वाइंट का क्वेश्चन कहीं कहीं हो गया, 2 वेरिएबल आ गए ना, ठीक है, ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं करूँगा। सो नेक्स्ट है
let Sn denote the number of heads obtained in n independent tosses of a fair coin. So ये number of heads है n tosses of a fair coin. तो Sn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? बाइनोमियल n कॉमा हाफ, बाइनोमियल n कॉमा 1/2. ठीक है, तो यूजिंग चेबीशेव्स इनइक्वालिटी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट, ये तो हो जाएगा, फिट कर दो. ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हालांकि Sn बाई n है, तो मतलब नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, कोई बात नहीं, कर लोगे. E ऑफ Sn कितना है? n/2. तो एक्चुअली Sn बाई n को नया नाम दे दो, ये एक नया रैंडम वेरिएबल है फॉर एग्जांपल. तो इसका जो मीन आएगा 1/2 आएगा ना, क्योंकि देखो Sn का मीन n/2 है, तो E ऑफ Sn बाई n जो होगा 1/2 होगा. या ज्यादा प्रॉब्लम हो तो एलसीएम उलसीएम लेके कर लें तो भी हो जाएगा. ठीक है, मतलब n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपली अप्लाई कर दो चेबीशेव इनइक्वालिटी. लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग mgf. अब mgf देखो ध्यान से, तो इसको सिंपलीफाई करूंगा तो e की पावर 2t प्लस 2t स्क्वायर. अब ये mgf देख के बताओ ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉर्मल. तो चूंकि mgf करस्पॉन्ड टू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, या एवरी डिस्ट्रीब्यूशन हैज यूनिक mgf, तो आपके पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो अब आपके पास मिल गया x का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा टी स्क्वायर. तो म्यू आपका 2 है प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो 4 हो गया. नॉर्मल 2 4, ये तो इजी हो गया. अब तो इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा. तो x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इक्वल टू दिस. सो x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहां से आ गया x माइनस 2 कितना हो गया? ये z और प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू 0. 5 0 की वैल्यू कितनी होती है जी? 1/2. तो ये आपका 1/2 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का. तो यहाँ आपको mgf देख के डिस्ट्रीब्यूशन पहचानना था. डिस्ट्रीब्यूशन पहचान लिया आपने, फिर आप प्रोबेबिलिटी निकाल दोगे. तो ये नॉर्मल का mgf है म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर. तो म्यू आ गया, सिग्मा स्क्वायर आ गया, एंड उसके बाद आप फिर नॉर्मल से यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो. नॉर्मल सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट तुम अगर करोगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसमें कन्वर्ट करके आ जाएगा. अ सर्कल ऑफ रैंडम रेडियस r. ठीक है, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, इज कंस्ट्रक्टेड वेयर द रैंडम वेरिएबल r इज यूनिफॉर्म 0 1. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन. सो एक सर्कल जिसका रेडियस r है, ठीक है ना. सो द प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ द सर्कल इज लेस देन 1. तो इजी है ना, एरिया लेस देन 1 तो निकाल दोगे तुम. सो मतलब प्रोबेबिलिटी एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर इज लेस देन 1. तो सिंपलीफाई कर लोगे यहाँ से तुम, तो मॉड r आ जाएगा लेस देन 1/√2 पाई, और तुम्हारा यूनिफॉर्म 0 1 है. यूनिफॉर्म 0 1 है तो r नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता. तो यहाँ से आ गया मतलब r की वैल्यू 0 से 1/√2 पाई. तो CDF ऑफ r एट 1/√2 पाई. क्या आंसर आ जाएगा भाई? यूनिफॉर्म 0 1 का CDF क्या होता है? 1/√π. ठीक है ना. सो यूनिफॉर्म 0 1 का CDF x ही होता है. CDF ऑफ यूनिफॉर्म 0 1 इज x ओनली, है ना. PDF 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x. तो इसका आंसर 1/√2 पाई ही आ जाएगा. So next, x be a discrete random variable with mgf. आपको mgf फिर से दे दिया e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1. कौन सा रैंडम वेरिएबल है जी? तो ये पॉइजन हो गया. अब पॉइजन हो गया तो फिर से x बराबर 0 और x बराबर 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो पॉइजन के pmf से, जहाँ लैम्डा की वैल्यू 1/2 है. तो पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, लैम्डा 1/2 है. नाउ यू नो द pmf ऑफ पॉइजन, ये आपको याद रखना पड़ेगा. e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल. वो अप्लाई करो, आ जाएगा. y ये तो हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है ना. तो ये पिछले क्लास में डिस्कस किया हमने कि y बाइनोमियल 72 1/3 है यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल. तो है ना, आपका जो y हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मल
मीन कितना है 24 कॉमा वेरिएंस कितना 24 इंटू 2/3 24 इंटू कितना 8 दुनी 16 16 तो अब हो जाएगा। इसमें क्या करोगे बिना तुम कंटिन्यूटी करेक्शन कर दो हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अब लेके इसकी प्रॉपर्टी निकाल लेनी इजी है। अब तो y माइनस 24/4 ये करो, फिर फाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, जो जरूरत है वो आ जाएगा। लास्ट क्लास में ही किया हमने, बस एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ। हाँ ये क्वेश्चन करो जरा, लेट x इज यूनिफॉर्म 0 1 रैंडम वेरिएबल। तो इसके कई सारे तरीके हैं ना, तो सो लेट तुम्हारा सैंपल स्पेस यहाँ क्या है 0 to 1 का है ना, मतलब सपोर्ट जो है यूनिफॉर्म 0 1 है ना, तो इसका सपोर्ट क्या 1 0, तो x की वैल्यू 0 to 1। तो एक मान लो ये E1 है और ये E2 है, मतलब मैं E1 बोल रहा हूँ x लेस देन हाफ और E2 बोल रहा हूँ x मोर देन हाफ, इक्वल टू यहाँ लगा लो। तो ये बताओ अगर मैं ऐसा करूँ, ये सैंपल स्पेस है मेरा, इधर है E1 और इधर है E2 और मेरा कोई इवेंट है लेट्स से A, इसी को मैं A बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ A को E1 E2 के टर्म में, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ E1 इंटरसेक्शन A प्लस E2 इंटरसेक्शन A, हाँ या ना, ठीक है ना। सो A ये सर्कल है, तो दिस इज E1 इंटरसेक्शन A E2 इंटरसेक्शन A, और ये पूरा सैंपल स्पेस है जिसके दो पार्टीशन हैं E1 E2। तो हालांकि मैंने ऐसा किया इंटरवल 0 to 1 मेरा सपोर्ट है यहाँ पे x, तो मैंने 0 to हाफ को एक इंटरवल ले लिया, दूसरे को ऐसा ले लिया, तो ये हो गया। अब देख लो, अब ये x, 1 माइनस x है, अगर x की वैल्यू E1 का मतलब है x की वैल्यू 0 से हाफ में है, तो x अगर 0 से हाफ में है मतलब x की वैल्यू लेस देन 1/2 है, तो x और 1/x में कौन सा छोटा होगा, x की वैल्यू 1/2 से कम है, तो x और 1/x में मिनिमम कौन सी आएगी, जब x की वैल्यू 1/2 से कम रहेगी तो कौन सी मिनिमम है, x में और 1/x में छोटी सी वैल्यू कौन है, जब x लेस देन हाफ दिया हुआ है तुम्हें, सिंपल देख लो ना, तुम्हें E1 का मतलब है x लेस देन हाफ है, तो मान लो 1/4 है, तो 1/4 इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू 3/4 आएगी, छोटी कौन सी आएगी, तो हमेशा x ही कम होगी, तो x लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, प्लस E2 इंटरसेक्शन A, इसका मतलब ये हुआ E2 इंटरसेक्शन है ना, तो E2 का मतलब तुम्हारा x मोर देन हाफ है, तो जब x तुम्हारा मोर देन हाफ है, ये इसको मैं A बोल रहा हूँ, कॉमन निकालना है मुझे, तो x और 1/x में छोटा कौन सा है, स्मॉलर, तो ये 1 - x। इससे कई सारे और भी मेथड है, मैं इस मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ अभी, देख लो अब तो हो जाएगा। तो ये आ गया CDF एट 1/4 और ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x कितना मोर देन इक्वल टू 3/4, तो इसको कर लो 1 माइनस, तो ये लिख सकते हो इसको 1 माइनस CDF एट 3/4, चेक करो। अब तुम्हें मैंने बताया था अभी कि यूनिफॉर्म 0 1 का PDF 1 है, CDF x होता है, तो इसका आंसर आ गया 1/4 प्लस 1 माइनस 3/4, चेक करो कितना आया टोटल, 1/2। यस ओके, तो एक मेथड ये है, दूसरा मेथड क्या है, कोई और सजेस्ट करो। सर अगर हम इसको 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी छोड़ देना, यस हाँ, तो आपका एक थ्योरम है वो यूज कर सकते हो, ये मेथड आसान होगा जो मैं अब लिख रहा हूँ। इसमें होता है कि मिनिमम ऑफ x1, x2, यहाँ पे हालांकि लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू थ्योरम है, मोर देन इक्वल टू k इफ एंड ओनली इफ, क्या रिजल्ट है जी, x1 greater than equal to k और x2 greater than equal to, और या एंड, तो दोनों होगा, अरे उल्लू दोनों कैसे हो जाएगा, यही तो क्लैरिटी चाहिए। एंड है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, यहाँ एंड है इंटरसेक्शन। सो मिनिमम ऑफ x1 x2 है ना, एंड का रिलेशन इंटरसेक्शन से है सेट में, और का रिलेशन यूनियन से है, सो दोनों अलग चीज है। सो एंड है मतलब इंटरसेक्शन है, तो दोनों होगा। सो मिनिमम ऑफ x1 x2 मोर देन इक्वल टू k है इफ एंड ओनली इफ
x1 भी मोर देन इक्वल टू k होगा एंड x2 भी मोर देन इक्वल टू k होगा, तभी ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है। तो ये लगा लो, तो ये आसान है, मुझे लगता है इससे आसान हो जाता है। यू जस्ट टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस कर दो और फिर इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटर वो आसानी से हो जाएगा उससे। सर ये जो मेथड आपने अप्लाई किया है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1/4, हाँ इसमें हम कंडीशन नहीं रखेंगे कि x लेस देन इक्वल टू हाफ होना चाहिए? वो हो गया, इंटरसेक्शन लिया मैंने, वो वही चीज तुम जो कह रहे हो वो उससे भी आंसर वही आएगा। तुम ये सोच रहे हो, मैं इसी को लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A गिवन E2, जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ। तो उससे भी सेम आंसर आएगा। यही चीज, इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, और इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आएगा वही चीज। तुम उससे करके देखो। हालांकि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, मैं कल ही ये क्वेश्चन उस बैच में कराया 6 से 8 में, और मैं इससे ही कराया था। तो यहाँ मैंने ये नया तरीका लगाया है, वहाँ इससे भी कराया था और उससे भी कराए थे। तो इससे भी करोगे आंसर वही आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा के। तो इसका फॉर्मूला तुम लगाओ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला, और तभी आंसर वही आएगा। यस। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, मैं नया नया तरीका ट्राई करता रहता हूँ उस तरीके से, तो उससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा ना। तो ये है, तो बात वही है, आंसर उससे भी यही आएगा। तो फिर वहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ गलती नहीं करना, यहाँ फिर यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। ये है, क्योंकि ये मैंने जूम किया है, तो उससे देखना पड़ेगा तुम्हें। चलिए, तो नेक्स्ट है x बी रैंडम वेरिएबल विथ mgf, ठीक है। सो आपको mgf फिर से दे रखा है। किसका mgf होगा बताओ देख के? बाइनोमियल, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। इसको तोड़ते सर बाकी जो सेट। हाँ, ये एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं होगा, मुझे यहाँ लग रहा है स्टैंडर्ड नहीं आएगा। हाँ सर, 1 डिवाइडेड बाय 216 को अंदर ले लेंगे ना, तो Yes. क्यूब के फॉर्म में अंदर ले लेंगे। नहीं आएगा, ये 6 का क्यूब है, तो 5/6 प्लस 1/6 e की पावर t इसकी पावर 3 क्या होता है? अच्छा सॉरी, हाँ, क्या होता है? q प्लस p की पावर t, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, हाँ सर, करेक्ट। सो q प्लस p की पावर t और इसकी पावर n, ठीक है, ओके। जैसे तुम नहीं भी पता तो इसको ओपन कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब, तभी आ जाएगा, लेकिन ये ओके है। तो यहाँ से मतलब x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है, ठीक है, आप सही करें। बाइनोमियल 3,1/6 है ना, तो ये आ गया। अब तो इजी है निकालना, तो इसको बेटर है 1 माइनस कर लेना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x एट 0, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, q प्लस p की पावर t ना, 6 × 6 × 6 216 होता है ना, तो q प्लस p की पावर t, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0, कितना आएगा यहाँ से? 5/6 का क्यूब आ जाएगा ना, q की पावर 3, x बराबर 0, सक्सेस एक बार भी नहीं आया, फेलियर ही तो आया। तो 3c0 p की पावर 0 q की पावर 3, चेक कर लो, यही आएगा। सर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। ओ अच्छा सॉरी, हाँ, तो ये यहाँ इक्वल नहीं लगा, चल मैंने मिस्टेक कर दिया। हाँ, तो यहाँ मुझे ये भी लिखना पड़ेगा आगे। सो देख लो जैसे करना है, तो 2 और 3 पे अलग निकाल लो, या फिर 0 1 पे निकाल लो। तो मैं कॉम्प्लीमेंट किया हूँ, नहीं तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं। हाँ सॉरी, वो मुझे इक्वलिटी समझ लिया। तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 और 1 पे निकालने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ 0 1 पे निकाल लो, तो 1 पे आ जाएगा 3c दिस 1/6 एंड 5/6 का स्क्वायर, ये आएगा। अदरवाइज दूसरा तरीका ये भी है कि तुम 2 पे और 3 पे निकाल दो, ठीक है। मतलब ये सब मुश्किल नहीं है, आसान है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन पहचान लिया, बाइनोमियल है, और उसके बाद इस पे प्रॉपर्टी इजीली निकाल लो, क्योंकि सपोर्ट पता चल गया यहाँ से, इसका सपोर्ट 0 1 2 3 है। अब देख लो जैसे भी करना है, देखो यहाँ पे। सो नेक्स्ट कह रहा है कि x रैंडम वेरिएबल है हैविंग, सो लेट द रैंडम वेरिएबल x हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस इंटरवल, ठीक है। तो कहाँ यूनिफॉर्म? 1/6 से 2/π, अच्छा एंगल तुम्हारा है π/6 से π/2, मतलब 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ओके। तो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी cos x मोर देन sin x, बताओ जी cos x sin x से कब ज्यादा होता है? तुम्हें पता है इस इंटरवल में कब ऐसा होता है? 5/6 और 5/4। हाँ, तो आपको अगर नोटिस किया होगा आपने, तो ग्राफ साइन कॉस का बना के देखो, तो आपको ये समझ आएगा, है ना। साइन तो ऐसा चलता है और कॉस ऐसा है, तो ये दोनों मिलते हैं π/4 पे, है ना।
सो 0 से π/4 में कॉस ऊपर है, कॉस की वैल्यू ज्यादा है, तो कॉस ज्यादा है ना, तो मतलब x की वैल्यू 0 से π/4 में होगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है सैंपल स्पेस का भी, तो ये मेरा सैंपल स्पेस है इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या सपोर्ट बोलो, तो ये सपोर्ट है मेरा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मुझे लोअर बाउंड वही रखना पड़ेगा जो यहाँ से स्टार्ट है, ताकि इवेंट सबसेट हो सैंपल स्पेस का, तो ये आ जाएगा। ठीक है, π/6 से π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो cos x की वैल्यू sin x से ज्यादा तब होती है जब 0 से π/4 एंगल है, लेकिन यहाँ पे π/6 से π/4 ले लेंगे तो हो जाएगा ना, तो यूनिफॉर्म है तो आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो है ना, इस इंटरवल में इंटीग्रेट कर लो इसको तो हो जाएगा, इस इंटरवल पे इसके पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो। कह रहा लेट द रैंडम वेरिएबल x हैव यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन 0 1, तो -2 log x y है, तो बताओ इसका मीन क्या आएगा? हाँ, तो ये हमने आज ही एक फर्स्ट बैच में करा रहा था। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये स्टैंडर्ड बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। -2 log x का स्क्वायर 2 या एक्सपोनेंशियल विद मीन 2, तो इसका मीन 2 आ जाएगा। चलिए 18th जो है x पॉइसन रैंडम वेरिएबल है विथ मीन लैम्डा बराबर 1/2, तो ये x + 1 फैक्टोरियल का मीन पूछ रहा है, डेफिनेशन लगा लो हो जाएगा। सो जो मीन का डेफिनेशन है ना वो अप्लाई कीजिए, x + 1 फैक्टोरियल इनटू PMF एट x, तो उससे आ जाएगा। नेक्स्ट, x भी है पॉइसन रैंडम वेरिएबल, पैरामीटर नहीं दिया, तो x एक पॉइसन रैंडम वेरिएबल है, और मैं फिर से पूछ रहा हूँ ये इक्वेशन क्यों दी गई है, इसे क्या निकलेगा? लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको पॉइसन बता रखा है, लैम्डा दिया नहीं इसने, तो आप ये पुट करोगे, PMF यूज करो, लैम्डा पता नहीं है, तो इस इक्वेशन से लैम्डा निकल आएगा। लैम्डा निकल आई तो आप ये इजीली कंपेयर कर पाएंगे, ऑप्शंस देख पाएंगे। सो चलिए 25, द लाइफ टाइम ऑफ बल्ब इज डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल 1, ये लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन आ गया है ना। तो यूजिंग पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो बाइनोमियल को पॉइसन में अप्रोक्सीमेट करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 50 रैंडमली चूजन बल्ब्स एट मोस्ट 1 फेल्स विद इन 1 मंथ, ये हम कल ही कर रहे थे ना, किया था हमने। तो x का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाइनोमियल n क्या है 50 है, p, और p निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी t लेस देन 1/12 ईयर है ना, और ये t का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दे रखा है एक्सपोनेंशियल 1, t जो है लाइफ टाइम है, तो t का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, तो ये आ जाएगा। तो ये हमने देखा था e की पावर, अच्छा ये CDF है, ये तो CDF है, तो 1 - e की पावर -1/12 आएगा। क्या होता है एटमोस्ट 1, मतलब एटमोस्ट 1 क्या ज्यादा ना, तो एटमोस्ट 1 फेल्स विद इन 1 मंथ, तो लेस देन 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ तो लेस देन 1/12 भी है, तो हो गया। ठीक है, इससे आ जाएगा। तो ये p आ गया, स्मॉल p, बाकी कर दो तुम आगे। तो यहाँ से पूछा है तुमसे प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1, तो एटमोस्ट 1 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1, लेस देन इक्वल टू 1, ज्यादा 1 है ना, तो एटमोस्ट 1, तो यू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट 0 एंड यू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट 1, और उसके बाद कैलकुलेटर से अप्रोक्सीमेट मतलब वैल्यू निकाल लो। तो ये p आ चुका है, तो np देख लो क्या है, तो लैम्डा बराबर जो होगा np आई थिंक 4 आया था उस दिन जो बताया था लोगों ने, तो np 4 आया था। ठीक है ना, तो अब तुम्हारे पास जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो x इज पॉइसन 4, अब इसके हिसाब से दोनों निकल जाएगा, पॉइसन 4 है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एट 4 निकाल लो प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, ये तो अभी बाइनोमियल वाला कर रहे थे, इस तरह का क्वेश्चन किया था ना अभी स्टार्ट, जहां आज पहले क्वेश्चन आया था, ये मतलब बीच में आया था ना कि एक्सपेक्टेशन 2/1 + x था, तो वहां बाइनोमियल में था। अब ये पॉइसन में होगा सेम ही चीज, यहाँ भी करना वही है। सो यू टेक समेशन 1/1 + x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, यहाँ समेशन आएगा, सीरीज आ जाएगा, क्योंकि इसका सपोर्ट अनबाउंडेड है, मतलब 1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक सम करना पड़ेगा। ट्राई करके देखना आप। यहाँ पे है कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल बीइंग 1/3। So small p is 1/3, q is 2/3, x denote number of trial required to get the second success. Ha, x is a number of trial required to get second success. कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन?
नेगेटिव बाइनोमियल नंबर ऑफ ट्रायल वाला ना, तो नंबर ऑफ ट्रायल वाला। सो अगर मैं इसको x बोल दूं तो यहाँ से जो PMF आता है नंबर ऑफ ट्रायल वाला, वो टोटल ट्रायल कितना है, ट्रायल नंबर x ट्रायल नंबर है, x माइनस 1 अपॉन है ना, r सेकेंड सक्सेस है ना, तो r की वैल्यू 2 है यहाँ पे, x माइनस 1 चूज r माइनस 1, ठीक है, और p की पावर r q की पावर n माइनस r, हो जाएगा x माइनस 2, नहीं एक मिनट, x माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ओके है ना, q की पावर x होगा ना। एक मिनट मैं क्या लिख रहा हूँ, नहीं ठीक है ठीक है ना, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि वो था ना n माइनस 1 चूज r माइनस 1, p की पावर r और q की पावर n माइनस r, ये होता है इस केस में नंबर ऑफ ट्रायल वाले में। तो इसका लॉजिक ये है कि लास्ट वाला छोड़ दो तुम, तो n माइनस 1 में से r माइनस 1 सक्सेस आएगी ना, तो n माइनस 1 ट्रायल में r माइनस 1 से p की पावर r माइनस 1, q की पावर n माइनस r, और इंटू p था तो वो p आ जाता है r के साथ, ठीक है। हाँ, तो r2 है यहाँ पे, तो वो PMF हो गया हमारा, x माइनस 1 चूज 2 माइनस 1, p की पावर 2, q की पावर x माइनस 2। अब आपको x मोर देन इक्वल टू 5 पूछ रहा है, तो बेटर है 1 माइनस कर दो और पुट कर उसको यूज कर लो। PQ पता ही है, PQ यहाँ पे पता है, डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ लिख दिया हमने, तो ये 1 माइनस है ना, इसको लिख दो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 1 2 3 4, नहीं कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, नंबर ऑफ ट्रायल है ना, ओ सॉरी यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू है, तो 2 सक्सेस ये तो कम से कम 2 तो होगा, तो यहाँ 2 से ही स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, x का जो सपोर्ट है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट सेकंड सक्सेस, तो 2 सक्सेस तब मतलब कम से कम 2 ट्रायल तो हुए होंगे ना, हाँ, सो 2 से स्टार्ट होगा, मतलब 2 यहाँ पे ना, वी हैव 2 डिफरेंट PMF फॉर द नेगेटिव बाइनोमियल, जैसे मैं देखा था, एक में साथ नंबर ऑफ फेलियर काउंट कर रहे थे तो वहाँ सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है, और एक में हम लोग नंबर ऑफ ट्रायल काउंट कर रहे हैं, तो r सक्सेस चाहिए तो कम से कम r ट्रायल तो रहे ही होंगे, तो इसलिए r से स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो r है ना G2 से स्टार्ट होगा, ओके यस। तो यहाँ पे हमें 2 3 4 पे ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस PMF से, अब आ जाएगा, इजी है, एक बार x को 2, एक बार 3, एक बार 4 रखो, आपको PQ पता है, आंसर आ जाएगा। x be the random variable having uniform 0,10 distribution। अब y बराबर है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब देखो, तो ये भी हालांकि थ्योरम है, ये मैंने लिखाया नहीं, बट लिखाना चाहिए था, है ना। देखो मैं अगर इस थ्योरम को लिखा दूं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट लिखूं अगर, कि लेट x be uniform 0,n for all n belongs to natural number, n कोई भी नेचुरल नंबर चलेगा, थ्योरम है ये। सो x is uniform 0,n, देन y बराबर, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। तो इसका दूसरा मीनिंग ये भी है, ये लिखते हैं, या इसी को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x। इसका रेंज क्या होता है इस फंक्शन का, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, 0 से 1, तो इसीलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, बोलो। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म 0 से 1, इसका लॉजिक सिंपल है, क्योंकि ये डेसिमल वाला पार्ट कंसीडर करता है ना, तो 0 से 1 के बीच है, तो जो है वही आ जाएगा, 1 से 2 के बीच अगर है तो जो एक्स्ट्रा है वही आएगा। तो एक्चुअली हर बीच में ये यूनिफॉर्मली ब्रेक हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ब्रेक्ड है, तो वो यूनिफॉर्मली ब्रेक होगा, तो ये यूनिफॉर्म 0 1 ही आएगा, ये फिक्स है, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो है ना। तो इस तरीके से तो ये यूज कर लेंगे। सो x यूनिफॉर्म 0n है, तो उस केस में जो फ्रैक्शनल पार्ट है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये हमेशा यूनिफॉर्म 0 1 होगा, तो इसको आप यहाँ यूज कर लेंगे। तो ये जो y है यहाँ पे, ये यूनिफॉर्म 0 1 है, आपसे पूछ दिया है कि y मोर देन 0.25, तो इजीली निकल जाएगा, कितना आएगा, यस है ना 0.75, तो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो इजी है, मतलब 1 माइनस CDF कर लो, या 0.25 से 1 में इंटीग्रेट कर लेंगे 1 को। ये है consider a sequence of independent Bernoulli trials with probability of success in
ईच ट्रायल 1/3 है ना, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अब पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर। तो यहाँ थोड़ा सा है ना समझने का वो है, ये हमने पहले भी ग्रुप में डिस्कस किया था। सो 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर। तो यहाँ हम लोग गलती क्या कर सकते हैं, बच्चा गलती क्या करता है, वो अज्यूम कर लेता है एग्जैक्टली 3 है, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है, वो ऐसा यहाँ लिखा नहीं एग्जैक्टली 3 सक्सेस बिफोर। सो ये ऐसा है नहीं एक्चुअली, ये कहना चाह रहा है कि 4 फेलियर आने तक 3 सक्सेस आ जाए। अगर 3 से ज्यादा आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 4 फेलियर तक तुम्हें जाना है ना, तो हो सकता है 3 से ज्यादा सक्सेस भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअली इसकी मीनिंग ये है कि तुम सॉल्व करोगे तो इसका मीनिंग है एटलीस्ट 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, ये लगाओ तो आ जाएगा, एटलीस्ट 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, तो इससे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये लॉजिक है, इस पर ट्राई कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर दो। नहीं, ये नेगेटिव आना डायरेक्टली नहीं लगेगा, वो गलती कर सकता है कोई बच्चा डायरेक्टली कर लिया तो। सो यहाँ तो लिखा था नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकंड सक्सेस, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 3 सक्सेस अकर बिफोर 4 फेलियर। तो यहाँ एग्जैक्टली 3 सक्सेस नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 फेलियर आने से पहले 3 सक्सेस आ चुकी होगी। सो 3 आ गई, ठीक है, 4 सक्सेस आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 फेलियर तक जाना है मुझे, तो उसमें कितने भी सक्सेस चल सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 3 की कम से कम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब ये है। तो यहाँ ये समझना पड़ेगा तुम्हें। तो ये कॉम्प्लीमेंट कर लेना, कॉम्प्लीमेंट इसका लिख सकते हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये बोला है कि एटलीस्ट 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 0 सक्सेस, हाँ 0 सक्सेस, 0 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, 1 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, 2 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, ये करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अब बोल रहे हैं हम, एग्जैक्टली 0 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर घटा दो, एग्जैक्टली 1 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, एग्जैक्टली 2 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत भी बोल सकते हो तुम, क्योंकि जिसने क्वेश्चन बनाया वो सोचा ऐसा ही है, लेकिन उसको यहाँ लिखना चाहिए था, क्योंकि आंसर मैच नहीं करेगा। अगर तुम एग्जैक्टली मान के सॉल्व कर दिए तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो जिसने क्वेश्चन बनाया वो इससे सॉल्व किया, उसने वैसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, चाहे कोई प्रोफेसर ने बनाया हो, तो उसको यहाँ स्पेशली लिखना चाहिए था एटलीस्ट 3 सक्सेस, या तो ऐसे हो सकता है मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो अदरवाइज है ना एटलीस्ट 3 सक्सेस वही होगा, मतलब हो सकता है समझ से 3 सक्सेस, बट उसको लिखना चाहिए था एटलीस्ट क्लियर करके। जो कई बार बच्चा एग्जैक्टली 3 मान के कर देता है, वो गलत हो जाता है। तो यहाँ मतलब वही है कि 4 फेलियर तक 3 सक्सेस आ चुका हो, बस ये जरूरी है कि 3 सक्सेस आया हो। अब 4 भी आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 4th फेलियर तक 3 सक्सेस आ गया हो, ये मतलब है। तो उसको कॉम्प्लीमेंट ले लो कि 0 सक्सेस 4 फेलियर से पहले आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 सक्सेस 4 फेलियर से पहले आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 सक्सेस 4 फेलियर आने से पहले क्या प्रोबेबिलिटी है, इन सबको माइनस कर दो 1 में से, तो ये आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, और आप नोटिस करेंगे ये अभी हम कर रहे थे कुछ देर पहले, किया है ना अभी। वहां पे क्या था, जो हमें क्वेश्चन आज सॉल्व किया मैंने, वहां पे x था बाइनोमियल 2,5, उसने जनरलाइज कर दिया इसको, यहाँ पे उसने कर दिया बाइनोमियल n, p कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम n को 2 रख लो और p को हाफ रख लो, वहां आंसर निकाले थे ना, वहां 2/x का निकाले थे, 2/1 + x का निकाले थे, तो 2 हटा दो। e की तुम यहाँ, मैंने इस तरह क्वेश्चन का बताया था, एग्जाम में जनरल के चक्कर में मत फंसना, तुम अपनी मर्जी से एक फेवरेट n चूज करो, अपना फेवरेट p चूज करो, ठीक, तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब उसके लिए आंसर निकालो, फिर चेक करो उस n और p जो तुमने चूज किए हैं उसके लिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है। जो मैच नहीं कर रहा वो आउट हो गया, अगर मोर देन 1 मैच कर रहा फिर नया एग्जाम्पल लो, ऐसे कम होगा। यहाँ पे तुम जैसे 2,1/2 था, हमने आंसर निकाले, तुम चेक कर लो चाहो तो, यही क्वेश्चन, तो वहां पे क्या आंसर आए थे, मैं सॉल्व कर भी रहा था, मैं पूरा नहीं किया था, मैं इसको करके दिखाता हूँ तुम्हें, यही था ना वो। तो यहाँ 2y था, तो 2 को मैं हटा दूंगा अभी, अगर आंसर निकाल लो फिर उसको 2 को हटा देता हूँ। सो ये 1/, था ना मेरे पास, सो वहां पे चेक करो कितना, ये कितना होगा टोटल, ये 2/3 है, इसका आंसर बताओ कितना आएगा, 1/2 + 1/2, 1 + 1 + 1/6, कितना आ गया
7/6। तो 7/6 तब आया जब हमने 2y लिया हुआ है। 2 को हटा देते हैं, तो मतलब यहाँ से मैं बोलना चाह रहा हूँ e ऑफ 1/1 प्लस x का आंसर क्या मिलेगा मुझे? 2 भेज दो इधर। 7/12। 7/12 फाइन। चलो अब इसी लॉजिक से मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिले, टाइम वेस्ट मत करो। मैंने क्या करा, n को 2 रखा, p को 1/2 रखा, फाइन। अब देखो मेरा आंसर आया हुआ है e ऑफ 1/1 प्लस x का 7/12। अब यही वैल्यूज मैं हर ऑप्शन में रख के देखूंगा क्या आता है। तो अब देख लो, तुम्हें अगर जनरल लगता है इजी तो कर सकते हो, बट थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा वो। तो इससे एक बार पुट करके देख लो, n को 2, जैसे पहले ऑप्शन में पुट कर लिया मैंने, n को 2 और p को हाफ, तो ये 1/2, तो 1 माइनस 1/2 की पावर 3/3 ऑप्शन यही आ रहा है ना। तो अगर जो मैच कर गया, लेकिन देख लो मोर देन 1 मैच तो नहीं कर रहा, तो 7/8 और 3/2, तो 2 4 जा, तो यहाँ से आ गया 7/12। तो पहला ही मैच कर गया। लेकिन इंश्योर ये भी करना, क्योंकि एग्जाम्पल ट्रू नहीं बताता, फॉल्स बताता है। तो ये अगर ऐसे कर दिए तो कई बार तुम फंस सकते हो मुश्किल में। तो क्या करना है उसके लिए, मुझे इंश्योर करना होगा कि बाकी 3 सही आंसर नहीं दे रहा है, तभी ये सही होगा। तो चेक कर लो। ऑप्शन बी भी नहीं दे रहा। हाँ, तो वही कर रहा हूँ, तो फंस जाओगे फिर इसमें। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे तो नया एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे। तो ये नहीं कि यही सही है, ऐसे नहीं कर सकते। मतलब ये करना गलत है कि एक एग्जाम्पल मिला, ट्रू मिल गया। एग्जाम्पल ट्रू नहीं बता सकता है, एग्जाम्पल आउट कर सकता है ऑप्शन को, ट्रू नहीं बता सकता। क्योंकि है ना, वो हो सकता है तुमने बताइए ना सर, जी जनरल फॉर्म से बताइए ना। ऐसा एग्जांपल अगर लेंगे ना तो क्रिएट करने के लिए टाइम वेस्ट होगा ना उसमें। तो जनरल कर लो, मैंने अभी सॉल्व किया ना पीछे वाला क्वेश्चन, वैसे ही कर लो जनरल। मैं क्या बताऊं, तुम ट्राई करके देखो, हो जाएगा ना। वो क्वेश्चन कैसे किए थे, तो वैसे ही कर लो जनरल के लिए। वहां हमने ट्राई करके देखो। आपको एग्जाम देना है तो पहले आपको ट्राई करना है। जब आपसे नहीं होगा फिर मैं ट्राई करूंगा। मैं ही ट्राई करता रहूंगा फिर मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप क्या सीखोगे। तो आपको एग्जाम में आपको सीखना है, तो पहले आप ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। नहीं होगा देन डिस्कस करो, तो ज्यादा समझ आएगा। ट्राई करके आओगे तो बेटर समझ आएगा। तो इस तरीके से, मतलब ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं एग्जाम में बहुत यूज करता हूँ इस तरह की चीजें। सो आपको देखना आपको कैसे बेटर है। यहाँ पुट करोगे, यहाँ भी हो सकता है ट्रू आ जाए, लेकिन ये दोनों आउट हो जाएगा पक्का। चेक करो। क्योंकि यहाँ पे ना p और n सेम, इसलिए यहाँ पे वैसा हो रहा है। तो यहाँ से ये ऐसा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आउट हो जाएगा। तो अभी तुम देखो, जो एग्जाम्पल मैंने लिया उसके लिए ये भी दोनों ट्रू आ गया। इसका मतलब ट्रू दोनों नहीं होगा, एग्जाम्पल आउट करेगा। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, तो जैसे तुमने लिए बाइनोमियल n बराबर 2 और p बराबर 2, p बराबर 1/3 ले लो, इसके लिए सॉल्व करो। अब इतना कोइंसिडेंस नहीं होगा कि इसके लिए भी दोनों सेम आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ इक्वल सेम इसलिए आया है क्योंकि तुम दिमाग लगाओ, तुम्हारा 1 - p और p सेम ही रह रहा है तुम्हारा। यहाँ पे कोइंसिडेंस क्यों हुआ है, क्योंकि तुमने ऐसा p लिया है कि 1 - p और p तुम्हारा इक्वल ही है, तो इसलिए ऐसा हुआ है। ये 1 - p और p तुम्हारा इक्वल ही है, यहाँ p और 1 - p तुम्हारा इक्वल ही है। तुमने ऐसे एग्जाम्पल लिए, क्योंकि मैं ऐसा सॉल्व कर चुका था इसलिए ऐसा किया। लेकिन मैं जब बनाऊंगा तो मैं ऑप्शन भी ध्यान से देखूंगा। मैं जब n और p चूज कर रहा हूँ ना, तो मैं एक बार सोचूंगा कि ऐसा क्यों, अब मैं p हाफ क्यों लूंगा। मुझे दिख रहा है p हाफ लेने 1 - p सेम ही आएगा, तो कोइंसाइड करना ही था, क्योंकि मैंने p ऐसा चूज किया है। तो जब मैं ऐसा बनाऊंगा तो मैं देखूंगा ऐसा np चूज करूँ सारे ऑप्शन अलग हो सके। तो उसके साथ तुम n2 और p3 ले लो, फिर ये आउट हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। तुम चाहो तो चेक कर दो, n को 2 और p को 3 के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो उससे ही फाइंड कर लो तुम ex, और उससे तो e ऑफ x 1 है ना। अब जनरल करना है, जनरल भी आसान नहीं। अभी तो एक क्वेश्चन था पॉइजन वाला, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ये, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ये क्वेश्चन होगा। अब ध्यान से देखो, इस तरह क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, है ना। एक ये था, एक ये है, पहले पूछा गया है, 3 बार आ गया ये क्वेश्चन। तो आपको इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो जैसे ये क्वेश्चन होगा वैसे ये भी होगा। जनरली करो, यहाँ भी आप जनरली करना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी जनरल सॉल्व करो, यहाँ जनरली करना पड़ेगा क्योंकि 2 फिक्स कर रखा है इसने। तो आप डेफिनेशन लगाओ, मीन का डेफिनेशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। डेफिनेशन लगा के पेशेंस रख के सॉल्व करते जाओ, एंड तक सॉल्व करते चले जाओगे तो आंसर आ जाएगा। और मैं भी सॉल्व करना कुछ अलग थोड़ी करूंगा, मैं भी उसको सिंप्लीफाई करते चला जाऊंगा। डेफिनेशन है समेशन क्या होगा, 1/x + 1 इंटू PMF ऑफ बाइनोमियल। सिंप्लीफाई करो उसको। चलिए नेक्स्ट, है ना। लोग इसको हल्के में लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन को हल्के मत लो। आप सॉल्व करो, एक एक स्टेप करके देखो,
थ्योरी के पीछे मत भागो, क्वेश्चन के पीछे भी करना पड़ेगा आपको। तो थ्योरी तो क्लियर होना ही चाहिए ना, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बिना थ्योरी के क्वेश्चन कैसे कर लेगा कोई? अगर थ्योरी उसको क्लियर ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे कर लेगा? लेकिन सिर्फ थ्योरी क्लियर है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही नहीं की तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन होंगे? तो क्वेश्चन उसके लिए करने पड़ेंगे। सो इन अ स्टोर द डेली डिमांड फॉर द मिल्क इज द रैंडम वेरिएबल हैविंग एक्सपोनेंशियल लैम्डा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई देवे, टाइम है ना हमारे पास? हाँ, तो डेली डिमांड फॉर मिल्क is random variable exponential lambda distribution where lambda more than 0. At the beginning of the day the store purchases C liters of milk at fixed price B per liter. The milk is then sold to the customers at a fixed price S per liter. At the end of the day the unsold milk is discarded, मतलब बेकार हो जाता है, उसका कोई रेवेन्यू नहीं आता है ना। So then the value of C that maximizes the expected net profit of the store. तो पहले तो ये जो लैंग्वेज लिखा है उसको मैथमेटिकली, ये बिल्कुल जो वही क्वेश्चन था ना, जैसे वो कार वाला था, कार ए कार बी, वहां भी ऐसे ही था, तो उसको हमने कन्वर्ट किया मैथमेटिकली, सेम इसको करना पड़ेगा। तो देख लो, डिमांड जो है उसका एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रहा है, तो एक्स जो है वो डिमांड है, एक्स है डिमांड उसका, है ना। ये क्वेश्चन हो गया, अभी कार वाला किया, एक और तुम्हें याद होगा हमने वो इंश्योरेंस वाला किया था कि इंश्योरेंस पॉलिसी 1000 दे रही है, फिर वो क्या कर रहा है, क्या क्या था इस तरह से। तो इस तरह क्वेश्चन है, एग्जाम में तुम्हें लगता है शुरू में कर पाओगे तो स्टार्ट करो, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ो, एग्जाम में घर पे तो करना ही है। हाँ मेरा इंग्लिश बहुत ही खराब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये सब टाइप का प्रॉब्लम। कोई ना, मेरा भी इंग्लिश खराब है, कोई बात नहीं। अच्छा होगा। अरे तो हमें बस इससे मीनिंग निकालना, हमें लैंग्वेज थोड़ी मतलब है। अब मिल्क लिखा होता, वाटर लिखा होता, चाहे उसमें ब्लड लिखा होता, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी बेच रहा हो, हमें क्या दिक्कत है? हमें तो नंबर से मतलब है। तो हमें तो बस मीनिंग समझना है, कहना क्या जा रहा है। तो सिंपल जो डिमांड है वो रैंडम वेरिएबल एक्स है, और बिगिनिंग ऑफ द डे स्टोर परचेज सी लीटर ऑफ द मिल्क फिक्स प्राइस बी। अब देखो ₹B पर लीटर के हिसाब से वो दिन के शुरुआत में ही स्टार्टिंग में वो सी लीटर मिल्क खरीद लेता है। तो सिंपल तुम्हें सोचना है कि डिमांड x लीटर की है और उसने परचेज कितना किया, तो डिमांड मतलब सेल है ना, मतलब डिमांड का मतलब है सेल होगा x जो है डिमांड फॉर द मिल्क, मतलब x लीटर मिल्क सेल होगा उसका। डिमांड की मतलब है ना कितना डिमांड है मार्केट में, मतलब कितना सेल होगा, है। C जो है वो x से बड़ा ही होगा? नहीं, वो यही तुमने सही पॉइंट पकड़े हैं। तो at the beginning of the day the store purchase C लीटर। अब यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक होगा, जो तुमने सोचा है ना उसके हिसाब से, कि उसने C लीटर मिल्क खरीद लिए, तो उसने परचेज किया, या उसके पास जो स्टोर है वो C लीटर मिल्क है, और उसने ₹B पर लीटर खरीद लिया, तो टोटल कॉस्ट उसका कितना लगा? टोटल कॉस्ट उसको लग गया C टाइम B, यही ना, इसको इतना कॉस्ट लग गया दिन में। उसने C लीटर मिल्क खरीद लिया ₹B पर लीटर के हिसाब से। अब देन मिल्क इज देन सोल्ड। अब इसने थोड़ी कहा है कि सी हमेशा जितना उतने, मतलब जो मार्केट में डिमांड है एक्स, वो जितना उसने खरीदा है उससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा हो तो कुछ कर नहीं सकता, वो पूरे बिक जाएगा उसका, ही ना, और कम होगा तो बाकी बेकार जाएगा। देखते हैं अभी थोड़ा सोच के। तो अब मिल्क इज देन सोल्ड टू द कस्टमर एट अ फिक्स प्राइस एस पर लीटर। अब वो अगर बेचता है तो उसका टोटल है ना कॉस्ट, उसका ये है टोटल सेलिंग जो है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होगा कितना? एस सेलिंग प्राइस है ना, और बताओ भाई टोटल कितना रिवेन्यू आएगा उसका। मान लो कि एक्स ज्यादा है सी से, मान लो डिमांड ज्यादा है जितना वो खरीदा, तो कितना कमाएगा वो? लॉस में जाएगा? नहीं, लॉस नहीं जाएगा, समझे नहीं तुम। क्वेश्चन देखो फिर से, वो हर दिन कितना लीटर मिल्क खरीद रहा है? C लीटर मिल्क खरीदा ₹B के हिसाब से, तो कितना रुपए इन्वेस्ट किया उसने? C इंटू B उसने इन्वेस्ट किया। अब X जो है उसका डिमांड है मार्केट से, मतलब उतनी बिक्री है उसकी, और उसने बेच कैसे रहा है? वो ₹S पर लीटर के हिसाब से, तो उसकी रेवेन्यू कितनी आएगी? मतलब CX माइनस CV ना, तो CX, हाँ, तो ये CX उसका टोटल सेलिंग प्राइस है ना,
CX सेलिंग प्राइस, और उसका कॉस्ट प्राइस जो खरीदा उसने CB, लेकिन CX माइनस CB क्या होगा? प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट इतना कब होगा? जब उसका X का X लीटर मिल्क, मतलब कहने कितना लीटर उसने खरीदा था? अगर C लीटर उसने खरीदा है और सारा बिक जाए तभी ना। तो थोड़ा इसमें कंडीशन लगाओ, उसने C लीटर खरीदे हैं और बिक रहा है X लीटर, तो अगर तुम प्रॉफिट जो बोल रहे हो अगर उसका डिमांड ज्यादा है जितना उसने खरीदा, यही ना, X ज्यादा है C से, तो प्रॉफिट कितना है बताओ मुझे अब? CS माइनस CX। हाँ, तो CX माइनस, एक मिनट, C क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? SX ना ये? हाँ ये तो SX होगा। मैं ये गलत लिख दिया, SX। तो S जो है सेलिंग प्राइस, मतलब 1 लीटर मिल्क को बेच रहा है S रुपए के हिसाब से ना, और वो खरीद रहा है C रुपए के हिसाब से, C रुपीस के हिसाब से। अरे यार मैं गलत कर रहा हूँ, B रुपीस के हिसाब से खरीद रहा है वो, ठीक है ना। वो मिल्क खरीद रहा है B रुपीस के हिसाब से, बेच रहा है S के हिसाब से। अब क्लियर है? C लीटर उसने खरीदे हैं, X लीटर उसका सेल हो रहा है, ये अब क्लियर है ना? देख लो फिर से, X लीटर उसका सेल हो रहा है, C लीटर उसने खरीदे हैं, सेलिंग प्राइस जो बेच रहा है वो S रुपीस पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है, उसने खुद खरीदा है C लीटर पर लीटर के हिसाब से। अब देख लो, अरे यार, खुद खरीदा है B लीटर के हिसाब से और C लीटर खरीदा है। हाँ, तो आप बताओ फिर से, SX ओके है? SX माइनस CB। SX माइनस CB कब? जब X ग्रेटर देन C। हाँ, जब उसका डिमांड मार्केट में ज्यादा था जितना उसने खरीदे थे, तो इसका मतलब सारा बिक गया, उसका कोई लॉस नहीं हुआ। लेकिन दूसरा केस है, जितना उसने खरीदा वो खरीद ज्यादा लिया और उसका बिका कम, उसका जो क्वांटिटी, जितना लीटर उसका जो सेल है वो कम हुआ जितना उसने खरीदा, तो कुछ तो बर्बाद भी हुआ ना। तो कितना लीटर बिका होगा? अगर X लेस देन C है, सो कितना लीटर पे उसका रेवेन्यू आएगा? CS माइनस CB। C टाइम S माइनस C टाइम्स B। CS माइनस CB। CB तो उसको लग चुका, उतना उसने लगा चुका है, उसका बिका कितना? उसका बिका CX। हाँ, क्योंकि X लेस देन C है। नहीं, तुम थोड़ा दिमाग लगा फिर से, एक बार फिर से सोचते हैं। जो सर वो जब X is greater than C है, तब उसके पास तो C लीटर है, तो वो X लीटर बेचेगा कैसे? तो C लीटर ही बेचेगा ना वो फिर। और यहाँ पे XS, अब फिर से लिख देता हूँ, देखो, क्योंकि जब उसका डिमांड 50 लीटर का है, उसने खरीदा 40 लीटर ही है, तो कितना बेच सकता है वो? तो 40 ही बेचेगा, तो पूरा बिक गया उसका मतलब। तो 1 लीटर S रुपए से बेच रहा है, C लीटर उसके पास है, पूरा बिक जाएगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है, तो माइनस CB। और दूसरा केस है SX माइनस CB। अब देख लो, हाँ ठीक है, अगर C लीटर जो उसने खरीदे थे और S लीटर जो उसका बिक रहा है, तो जब उसका डिमांड ज्यादा था, जितना उसने खरीदा उससे ज्यादा डिमांड है, जितना खरीदा पूरा बिक गया, तो C लीटर उसका सेल हो गया। तो C लीटर S रुपए के हिसाब से उसको रेवेन्यू आया S इंटू C लीटर B रुपीस पर लीटर खरीदा था, तो उसका कॉस्ट गया था CB, तो प्रॉफिट इतने का बचा। यस, और जब मार्केट में डिमांड कम, उसने खरीद लिया C लीटर और डिमांड है X लीटर की जो कि कम है C से, तो उसका बिकेगा X लीटर उस केस में, क्योंकि X लेस देन C है, तो कुछ बेकार जाएगा, उसको छोड़ो, बस जितना बिक रहा है X लीटर ये आ गया, तो ये तुम्हारे पास प्रॉफिट है। अब बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, यही थोड़ा ट्रिक है यहाँ पे, बाकी हो जाएगा। तो प्रॉफिट ये आया डिफरेंट सिचुएशन में कि उसने C लीटर वो परचेज कर रहा है, X लीटर बेच रहा है, तो डिमांड जब ज्यादा है C से, तो C लीटर टोटल सेल हो गया, और डिमांड कम है तो सिर्फ X लीटर ही सेल होगा। ठीक है, तो अब बाकी कर लो। तो पूछा गया तुमसे, देन वैल्यू ऑफ C दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट। अब EX निकाल लो यहाँ से, तो ये मान लो P है तुम्हारा रैंडम वेरिएबल, E ऑफ P निकाल लोगे? सर जब डिमांड
कम है तो C माइनस X लीटर जो बचा है उसका क्या होगा? यहाँ लिखा हुआ है द अनसोल्ड मिल्क इज डिस्कार्डेड, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, उसको डिस्कार्ड हुआ, बर्बाद हो गया समझ लो, है ना। तो उसके 0 रुपीज का उसका रेवेन्यू, मतलब खराब हो गया वो, तो उसको प्रॉफिट उतना सही आएगा जितना बिका। अनसोल्ड जो है वो बेकार हो गया। दैट मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट। अब एक्सपेक्टेशन निकाल लोगे तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, तुम चाहो तो पी का, ये डायरेक्टली वो निकाल लो एक्सपेक्टेशन, है ना। डायरेक्टली कंडीशनल से निकालेंगे ना, मतलब हाँ हाँ, टोटल प्रॉपर्टी लगा लो, यहाँ हो जाएगा। टोटल प्रॉपर्टी से आ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे तुम कर लोगे ना एक्सपेक्टेशन, तुम्हारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी x मोर देन c की इनटू देन एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट गिवन, है ना, SC माइनस CB गिवन x मोर देन c, इस तरह से कुछ। प्लस वैसे ही बाकी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन c इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ SX माइनस CB, इस तरीके से करना पड़ेगा। गिवन है ना, तो दिस गिवन x लेस देन c। तो अब इस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, ट्राई करके देखना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछना, ठीक है। अच्छा ये तो हमने, अच्छा इसी की बात कर रहा था ये इस तरह क्वेश्चन का कि यूनिवर्सिटी बियर्स द ईयरली मेडिकल, ये हमने क्लास में एक बार सॉल्व कर रखा है, देखना दोबारा ट्राई करके, है ना। ये सब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्रिक करना था एग्जाम में, ट्रिक समझ स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस हो तो करो, वरना एंड में करना टाइम मिले तो, वरना छोड़ के भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है स्टार्टिंग में, तो देखना एक बार ट्राई करना। अच्छा इन्हें 23 में 23 से क्वेश्चन उठाया ही नहीं इसने, तो ये 22 तक का ही है ना इसमें, तो 23 का इसने डाला ही नहीं। चलो कोई नहीं, बाकी ट्राई करेंगे, तो 22 तक का ही क्वेश्चन इसमें पूछना पड़ेगा, 23 का दिया नहीं। तो अभी हमने ये डिस्कस कर लिया, आप इसको ट्राई करो पूरा, कोई क्वेश्चन रह जाए तो मुझे आप, है ना, बताओ नेक्स्ट क्लास में मैं अगला डिस्कस करूंगा जो गेट वाला है ना। तो 4 असाइनमेंट है, तो अगली क्लास मतलब परसों जो क्लास होगी तो उसमें गेट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके डाउट्स होंगे तो पूछना, अदरवाइज गेट वाले करेंगे। चलो अभी के लिए ये स्टॉप करते हैं, ठीक है। लेकिन ट्राई जरूर करो, एक एक क्वेश्चन लिख के डिटेल में सॉल्व करो, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओ, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ के कॉन्फिडेंस आएगी कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके अंदर, जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह किए हैं सॉल्व, है ना। वरना आपके अंदर फियर रहेगा क्वेश्चन देख के, तो फियर दूर तक होगी, क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। तो ये सारे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें जितने भी हैं, कितने टोटल, ज़्यादा तो नहीं है, 32 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। 32 क्वेश्चन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में जितना भी टाइम लगता है आपको कंप्लीट कर लो। फिर गेट वाला भी ट्राई करके आओ, तो परसों वो डिस्कस करते हैं गेट वाला। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।